हेलो हेलो हेलो। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 में। इससे पहले उम्मीद करता हूं कि आपने ट्रिग्नोमेट्री देखा होगा। सारे के सारे जो चैप्टर्स हमारे पिछले हुए हैं वो सारे आपने देखे होंगे बहुत अच्छे से। इस वन शॉट सीरीज में मैं आपको सारे चैप्टर्स की पूरी इन डिटेल जो डेप्थ हो सकती है वो देने की कोशिश करता हूँ। मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है उसी वन शॉट के दौरान करा दूँ। मैं ये अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है कि कॉन्सेप्ट कराते कराते ही सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी खत्म करना। यानी एक वीडियो में अगर आप आ गए हो तो चैप्टर अब खत्म होकर रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा डिसिप्लिन में रहना होता है। आपके पास अगर अभी प्रॉपर टाइम नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि आप एक लंबी सीटिंग ले सकते हो, तो अभी इस वीडियो को मत देखो। जब आपको लगेगा कि प्रॉपर आप वेल इक्विप्ड हो, आपके पास पेन कॉपी बुक एनसीईआरटी की सब कुछ आपके पास मौजूद है, स्टडी टेबल में आप बैठे हो, उस समय आप इस लेक्चर को अगर देखोगे पूरी डिसिप्लिन के साथ तो डेफिनेटली आपको लेक्चर समझ में आएगा। ना केवल समझ में आएगा बल्कि बहुत अच्छा समझ में आएगा, ताकि आगे के फ्यूचर के लिए भी कुछ काम की बातें होती है। मैं इन बिटवीन कहता रहता हूँ बीच बीच में कुछ बातें, वो जरूर आपको फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में 11th 12th में भी आपने मेरी से ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। इस चैप्टर में जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसे कुछ लोग हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं नॉर्मली। और इस चैप्टर में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने पढ़ा उसका एप्लीकेशन पार्ट होता है। जैसे अगर आप सोचो एक बारी के लिए कि हमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लोगों ने बोला कि 8,848 मीटर होती है, इतनी ऊंचाई होती है, तो कैसे पता लगा दिया लोगों ने कि 8 किलोमीटर का फीता लेके गए थे क्या ऊपर? ऐसे लोग नापते हैं, कुतुब मीनार, एफिल टावर, एक बारी के लिए चलो इनको तो फिर भी नाप सकते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट अपने आप में बड़ी बात है। तो इस तरह की चीज़ें कैसे नापते होंगे हम कैसे करते होंगे कि यहाँ से लेकर सूर्य तक की दूरी पता कर लेते हैं, चांद तक की दूरी पता कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर हम डिस्टेंसेस, ऐसी चीज़ें जो हम स्केल लेके नहीं मेजर कर सकते वो मेजर कर लेते हैं। और भी बहुत जगह इसकी एप्लीकेशन है। हाइट एंड डिस्टेंस से वो पॉसिबल है, यानी ट्रिगोनोमेट्री से वो पॉसिबल है। ट्रिगोनोमेट्री से चीज़ें पॉसिबल है। अभी हम अपने एक बेसिक लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, जो कि डे टू डे लाइफ के क्वेश्चंस होंगे, उसके थ्रू एक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे कैसे हमें ट्रिगोनोमेट्री फायदा पहुंचा सकती है। इस चैप्टर में समझने के लिए कोई खास कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक आपको समझ होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बेसिक और अंडरस्टैंडिंग देने वाला एक चैप्टर है। ज़्यादा क्वेश्चंस करेगी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, इसीलिए सारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के वो मैं आपको यहाँ कराते हुए चल रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको एक बारी में ना, इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है खास, आपको बस वही डिस्कशन करना होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया रहेगा, ए बी सी, उसके 3 एंगल इस तरीके से। राइट एंगल यहाँ पर होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, बस इसी पे सारा डिस्कशन हमारा चलेगा। जैसे होगा क्या, मैं आपको यहीं पर इवन समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी एक ट्राइंगल में, जो कि हमारे साथ राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पे चलती है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल नाम से एक अलग टॉपिक खुलता है, 11th 12th में नहीं होता, लेकिन जेडडब्ल्यू की प्रिपरेशन करते हैं अगर हम मेंस एडवांस वगैरह की, तो वहां पर एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से एक चैप्टर ही होता है। उसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, लेकिन वहां राइट एंगल ट्राइंगल यूज नहीं होता। लेकिन अभी ऐसी कोई शर्त नहीं है, अभी सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या होगा, मैं आपको बेसिक आइडिया बताता हूं। इस चैप्टर की जो जान है, जो सोल है, जो आत्मा है, जिसके आधार पर चैप्टर बन पा रहा है, वो क्या है? वो ये है कि अगर आप किसी ट्राइंगल की सिर्फ 2 चीजें जानते हो, ये बात नोट करें, अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल की सिर्फ 2 चीजों को जानते हो, तो इसकी पूरी कुंडली आपके हाथ में, इसके बारे में आप सब कुछ बता सकते हो। क्या हुआ मतलब 2 चीजों का? ट्राइंगल में होती कितनी चीजें एक बारी के लिए? 6 चीजें होती है अगर हम देखने पे आए तो। 3 साइड्स हैं और 3 एंगल है, ट्राई एंगल, 3 एंगल है इसके पास। तो 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। 3 एंगल ए बी बी सी सी ए, 3 साइड्स, तो 3 एंगल 3 साइड। 6 चीजों में से अगर सिर्फ 2 आपको पता है तो बाकी 4 आप आसानी से निकाल सकते हो। ये इसका सेंट्रल आइडिया है। अब मैं कितना भी करते रहूं बातें आगे की, लेकिन सेंट्रल आइडिया ये रहेगा जो मैंने कहा कि 6 में से सिर्फ 2 चीजें अगर आपके पास है तो बाकी 4 आप निकाल दोगे, नहीं पूरी कुंडली खोल दोगे ट्राइंगल की। ठीक है, देखते मैं कहने क्या जा रहा हूं एक बारी। अच्छा, 2 चीजों में स्पेशली मैं एंगल 90 की बात नहीं कर रहा उस हिसाब से, क्योंकि 90 तो रहेगा ही राइट एंगल। तो बेसिकली 5 में से बात हो रही है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 पे ही होगा। 5 में से 2 चीजें पता है, ऐसा कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 2 चीजें क्या क्या हो सकती है? अगर आपको 2 एंगल पता चल गए, और यानी कि आपको पूरे तीनों एंगल पता चल गए, फिर तो कहना ही क्या। अगर मैं कहता हूं कि आपको यहां से एक एंगल पता है थीटा की, इंफॉर्मेशन थीटा की पता है, ये तो खैर नोन है हमेशा, क्योंकि राइट एंगल पे डील करना है। एक जो आपको चीज मैंने बोला क्या पता है, मैंने कहा एक आपको अगर पता है कि एंगल थीटा बना रहा है, और एक बारी के लिए आपको पता है कि इसकी हाइट कुछ, जो ए बी का लेंथ है वो आपको पता है, एक बारी के लिए मान लेते हैं एच आपको पता है। अब आप कुछ भी पता लगा सकते हो, कुछ भी पता लगा सकते हो आप। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई बोलेगा कि कैसे पता लगा दोगे ट्राइंगल की बाकी 2 साइड्स कैसे पता लगाओगे, हम बोलेंगे सर बहुत ज्यादा आसान है। वो बोलेंगे कैसे? मैंने बोला देखो, अगर मुझे सीबी निकालने में इंटरेस्ट है तो क्या मैं देख सकता हूं कि थीटा जो नोन है, नोन थीटा है मेरे पास एक, और एक एच मेरे पास नोन है, इसमें और जो अननोन जो मुझे निकालना है, क्या कोई रिलेशन बन पा रहा है? तो मुझे याद आएगा कि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले हमने पढ़ा था, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करूंगा मैं। ठीक है ना,
ये हम सब जानते हैं कि ये वाला साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉस को, और ये वाला टेन को। देखिए साइन कॉस टेन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता जब तक उनके साथ आर्ग्यूमेंट ना लगाओ। सिमिलरली ये वाला कॉसेक को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला आपका सेक को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला कॉट को। ये तो हमने बहुत बेसिक आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों करता है, क्या करता है। तो रेसिप्रोकल्स होते हैं साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें सर इस पूरी कहानी में सिर्फ ये देखना है कि रिलेशन किसका बन रहा है। ये एक चीज है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कॉट और टेन में से किसी का भी बन सकता है, लेकिन हम ज्यादा फेमिलियर रहते हैं टेन टेन बोलने पे। ऐसा नहीं है कि टेन ही बोलोगे, कॉट भी बोलोगे तो भी चलेगा, एक ही बात है, क्योंकि टेन कॉट में है ही क्या फर्क, रेसिप्रोकल का तो फर्क है। तो कुल मिलाकर के टेन का यानी एच और बी में टेन का रिलेशन होता है। तो हम तुरंत समझ गए, तो हम लिखेंगे कि टेंजेंट ऑफ थीटा उस ट्राइंगल से बराबर होगा एच अपॉन जो हमें निकालना था। दिस इज अननोन टू अस, बीसी इज अननोन टू अस, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट कैन आई से कि जो बीसी हो गया दैट इज सिंपली इक्वल टू एच अपॉन टेन थीटा। और इफ यू वांट टू से देन आल्सो यू कैन कॉल इट लाइक कि बीसी वैल्यू हो गई एच इनटू कॉट थीटा, क्योंकि 1 अपॉन टेन थीटा कैन बी रिटन एज कॉट थीटा। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं लिख रहा ना मैं कहीं, अरे सर मैं जानता तो हूं ना कि 1 अपॉन टेन थीटा कॉट होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सिर्फ क्वेश्चन करने के मकसद से नहीं आ रखे, ऑल्दो मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा और वही कराने में आ रखा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना पॉसिबली हम डिस्कशन कर सके उतना करने में कोई हर्जा नहीं है, करना चाहिए जितनी पॉसिबल बातें निकाल सकते हैं, तेल पे से तेल निकालना चाहिए हमें। तो इतनी बड़ी बात मैंने करी नहीं, घबराने का नहीं कि सर ये क्या निकल गया। समझना ही है कि एच नोन था, थीटा नोन था, तो क्या ये टोटल टर्म नोन हो गया नहीं हो गया। जैसे थीटा थोड़े के लिए सोचो कि 30 डिग्री था, तो कॉट थीटा पता चल गया √3 है। अगर सोचो एच पता था 2 मीटर, तो 2 इंटू √3 आंसर आ गया। आप मेरी बात समझो, ऐसे करके इतनी सी बात होती है। तो हमें समझ में आ गया कि अगर एच पता है, एक एंगल पता है, तो ये बीसी निकल जाएगा। आप सोचो कि 2 साइड पता है, तो तीसरी तो आसानी से निकाल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस भी चलेगा। आप पाइथागोरस की हेल्प लेके, अगर आपको मान लिया ये गिवन थी 3 है, आपने कैलकुलेशन किया, पता चल गई 4 है, तो आप पाइथागोरस लगा के इसका पता कर लोगे कि ये 5 है। अगर बात करनी है वैसे तो एक तरह से साइड्स पता हो चुकी है तीनों, लेकिन आपका मन कर रहा नहीं सर हमें ऐसे नहीं पता करना, हमें तो वैसे ही पता करना है, तो आप कोई बात नहीं, फिर आप ये देखो कि मेरे लिए अननोन अभी ये है, मुझे नोन ये है, तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और एंगल में रिलेशन क्या होता है। तो मुझे एकदम से याद आएगा, चकाचौंध तरीके से मुझे याद आएगा, एकदम से बत्ती जलेगी दिमाग में, लाइट जलेगी, मुझे समझ में आएगा कि साइन थीटा का रिलेशन लग रहा है एच अपॉन, इस बारे में मैं बोल सकता हूं ये वाला एसी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस कर रहा हूं साइन थीटा, ऐसी तो होता है। तो उस हिसाब से मुझे इस बार समझ में आएगा कि मुझे एसी निकालना है, तो एसी विल बी इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा। और इस तरीके से मेरे पास इस बार एसी निकल के कितना आएगा, इट इज सिंपली इक्वल टू एच कॉसेक ऑफ थीटा, एच कॉसेक ऑफ थीटा। तो इस तरीके से माय डियर मेरे पास क्या निकल जाएगा, एसी की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि थीटा नोन था, एच नोन है, तो अल्टीमेटली एसी भी नोन हो गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इवन हमें पाइथागोरस यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब इसी क्वेश्चन को एक बारी में, अब मैंने क्योंकि बातें जनरल की है, थोड़े बड़े बच्चों जैसी बात की आपके साथ, एक बार आपके साथ नॉर्मल लेवल पे आके कुछ वैल्यूज लेकर के बात करता हूं, ताकि और क्लैरिटी आ सके। इस क्लैरिटी को लेना है, उसके बाद टोटल काम हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। होता क्या है, ये क्लैरिटी हम लेते नहीं है जो 5 मिनट की, और हम लगे पड़े हुए 5 घंटे तक क्वेश्चन करने में, कुछ नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा, जितने करोगे क्वेश्चन, अगर उसके बाहर थोड़ा सा भी आ गया आप हाथ खड़े कर दोगे एग्जाम में। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो आप खुद बोलोगे कि यार चैलेंज नहीं मिल रहा क्वेश्चन में, यार ढंग का क्वेश्चन आया कोई, ऐसा करके आप खुद चाहोगे अच्छा क्वेश्चन मिले। तो फिलहाल अभी मैं इसी चीज को एक बार, जो मैंने अभी वैसे करके कराया, एक बार इसको न्यूमेरिक वैल्यूज देकर के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है माय डियर, चल जाओ भैया यार, चल जाओ यार। न्यूमेरिक वैल्यूज देते हैं माय डियर। देखो इधर, जैसे डियर थोड़ा देख ले, सोचो एक बार के लिए, मेरी बात सभी बच्चे सुनेंगे, ध्यान से सुनने की हो रही है, लेकिन कैसे सुनेंगे सर, ध्यान से सुनेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज सेइंग कि यार, जैसे ना अब इसमें क्या होगा, वो इसको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करेंगे, इस चीज को बोल देंगे कोई टावर है, ऐसा कुछ भी बोल देंगे। पहले कुछ बेसिक बातें भी समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। अभी जो टर्म्स होते हैं मैंने अभी डिस्कस करने हैं आपके साथ, एलिवेशन एंगल जानते हो ना, अच्छा नहीं डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत तोप वाली बातें नहीं है। ठीक है, हम आराम से करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो सके। जैसे एक बारी के लिए किसी ने बोल दिया कि इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 30 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और एक बारी के लिए इसके बारे में मुझे पता है कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये 4 मीटर टाइप का कुछ है, ये एक बारी के लिए लेंथ है 4 मीटर, 4 मीटर बोल दो, या एक बारी के लिए मैं इसे 40 मीटर कह देता हूं। अब आपको कहा गया कि आप इस अब देखो इस सिचुएशन को समझो, ये सिचुएशन किसका एनालॉगी है, देखो समझते हैं ये है क्या। एक्चुअली हुआ ये था माय डियर, यहाँ पे एक 40 मीटर की ऊंची एक बिल्डिंग थी, जरा समझते रहना बात को। ये एक बिल्डिंग थी 40 मीटर की ऊंची, एक बिल्डिंग 40 मीटर, वाह बहुत ऊंची, ठीक ठाक है, चलो कोई बात नहीं चलेगा। ठीक है, 40 मीटर ऊंची एक कोई इमारत थी, कोई एक टावर था, कुछ भी एक चीज थी इस तरीके की।
हुआ क्या कि इस टावर के टॉप पे यहाँ पर एक चीज है, ऐसे करके कुछ एक झंडा टाइप का कुछ तो एक लगा हुआ, कैंडल टाइप की कुछ वो जल रहा है झंडा टाइप का, मुझे इसको देखना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो मैं अगर ऐसे करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा समझो बेसिकली कि मुझे इस टावर के इस पर्टिकुलर जोन पे मैं देखना चाहता हूँ, मेरी आंखें यहाँ पर है। अब जरा समझते हुए चलना क्या है, जैसे ये मैं यहाँ से देखना चाह रहा हूँ उस चीज को, तो मैं उसको जब देख रहा हूँ तो ऐसे समय पे क्या होगा कि मेरी आंखें उस टारगेट को जिसको मैं देखना चाहता हूं उससे ज्वाइन करती हुई एक इमेजिनरी लाइन बनाई हुई हम मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम शक्तिमान हम ऐसे देखेंगे और हमारी आंखों से बिल्कुल बिजली कड़कती हुई चली जाएगी वहां पे, ऐसा नहीं। लेकिन इमेजिनरी तौर पे जब हम देखते हैं किसी चीज को तो हमारी आंखों से उस टारगेट पे एक जो एक बेसिकली लाइन बनती है, इमेजिनरी लाइन, उसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ये लाइन ऑफ साइट है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, मान लेते हैं कि इससे जब हम उसको देखते थे टावर के उस टॉप को, तो हमारा जो एंगल बनता था वो 30 डिग्री का एंगल बनता था। हम और क्या कर सकते हैं, अच्छा ये आपको समझ में आ जाए इसलिए समझने की कोशिश करो। ये हमें ये मैं नहीं हूँ यार, ये अच्छा नहीं बन रहा है, आप हो, ठीक है। हाँ अच्छा सा बनता तो मैं होता, ठीक है। मतलब ये आप ही मान लो अपने आप को, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। तो ये आप हो, अबे मेंढक जैसा क्या लग रहा है चलो कोई बात नहीं, निंजा थोड़ी मान लेते हैं ना आप ना मैं। तो कुल मिलाकर के ये निंजा थोड़ी ऐसे करके देख रहा है अपनी आंखों से। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर के जो डिस्टेंस है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं नोन था, और नोन था मान लेते हैं 30 मीटर का डिस्टेंस था। अब मुझे बताओ कि नोन हो सकता है, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, ठीक है। इवन इसको एक बारी के लिए अननोन मान लो, क्योंकि जो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है मैं उसे लिख देता हूं यहां पर, और सेम काम मैं यहां पर अब इसके साथ भी करूंगा क्योंकि मैंने उसका एनालॉजी बना रखा है। अब इस सिचुएशन को समझो। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आप उसके टॉप ऑफ द टावर को देखने की कोशिश कर रहे हो, आपकी आंखों ने जो एंगल बनाया इसे कहते हैं एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल मतलब उन्नयन कोण हिंदी में कहते हैं, यानी आप जब ऊपर की तरफ देखते हो तो आपकी आंखें हॉरिजॉन्टल के साथ जितना आपकी ये लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं 30 डिग्री, क्योंकि ये क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक तरह से, और ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसी को हम एलिवेशन एंगल कहते हैं। 30 डिग्री यहाँ पे मेंशन है। आज की डेट में बहुत सारे मेजरमेंट के तरीके होते हैं एंगल पता करने के लिए, आपके मोबाइल में भी होता है आज की डेट में, है ना, कि एंगल हम पता कर सकते हैं आसानी से कि कितना एंगल क्या क्या बन रहा है। तो एंगल पता करना कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। तो ये पहले के टाइम पे खैर मशीनें होती थी, आज के टाइम पे तो आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं कि टावर से हम कितना दूर चल के, लेकिन इस टावर की हाइट नापने के लिए हमारे पास कैसे चले, इतना रिस्क कौन ले, फीता लेके कौन चढ़े। माउंट एवरेस्ट की हाइट नापनी कैसे नापोगे एक बारी के लिए, अगर इसी को माउंट एवरेस्ट समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो हम ये तो नाप सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट से पैदल चल के तो जा सकते हैं ना हम, कितने किलोमीटर दूर जितना मन करेगा। तो ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहीं ना कहीं नोन है, एंगल आसानी से मेजर कर सकते हैं, नोन है, क्योंकि टॉप ऑफ द टावर हम देख सकते हैं, यहाँ से एंगल पता कर सकते हैं। बस ये अगर हमें निकालना है तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री हेल्प कर दी है, क्योंकि वो सिचुएशन को अगर हम यहाँ बनाने की कोशिश करें तो सेम सिचुएशन इस तरीके की कुछ बन रही है कि 30 मीटर है। अब आप देखो क्या आपको दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक एंगल एक साइड। दो साइड गिवन होती तो भी हो जाता, दो एंगल गिवन होते तो भी हो जाता। दो में इसको कंसिडर मत करना, ये तो ऑलरेडी गिवन ही रहेगा हमेशा, दो मतलब ये और ये। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि अगर मैं इसको थोड़े के लिए एच मान लूं जिसको मुझे निकालना है, तो मैं बोलूंगा एच और ये, यानी नोन और अननोन के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, अगेन इट इज ऑफ tan थीटा। आपका मन करे आप बोलेंगे कॉट तो भी चलेगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, और ये वैल्यू कितनी है, tan30 है। तो एक बार मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ऊपर ही लिख सकता था लेकिन चलो कोई बात नहीं। h/30, tan30 कितना होता है, 1/√3 बेसिक वैल्यू। 10 की वैल्यू एटलीस्ट याद रखना क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 10 यूज होता है। तो h बराबर कितना हो गया, 30/√3। ये आंसर आ गया। इफ यू वांट टू रैशनलाइज देन यू कैन डू इट, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 30√3 डिवाइडेड बाई 3, और आप नेक्स्ट स्टेप में कह सकते हो 10√3। तो इस तरीके से आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आ गया। मीटर में बोल दो ये चीज, 1.73 इसकी वैल्यू होती है, तो 17.30, यानी कि हमें समझ में आ गया कहीं ना कहीं कि 17 मीटर की कुछ ये ऊंचाई की हाइट की ये टावर है। टावर 17 मीटर ऊंचा जो भी है, खैर अभी के केस में इतना निकला। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस तरीके के हम काम करेंगे। आप क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन सेंट्रल आइडिया सब में यही रहने वाला है। आप समझ गए एक बात को। अच्छा, और क्या बात हो सकती है, किसी बच्चे के मन में ख्याल आ सकता है कि सर इसमें मैं कॉट तो नहीं लगा सकता। बिल्कुल लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी। मतलब ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये देखो बेस है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिश्ता या तो 10 में होता है तो कॉट में होता है। बस फर्क इतना होता है कि अगर कॉट लगा रहे होते आप तो फिर आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोलना पड़ेगा। तो बेस इस बार आपको 30 लिखना पड़ेगा और परपेंडिकुलर आपको इस बार h लिखना पड़ेगा, और cos 30 यानी कि cos 30 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो कि उतनी होती है जितनी tan 60 होती है, यानी √3 होती है। तो अल्टीमेटली आपके पास 30 बराबर h√3 आ जाता है, और h बराबर जब आप निकालते हो तो फिर से आपका 30/√3 आता। कोई फर्क नहीं होगा, ऐसे रट्टे नहीं मारने कि हम यही लगाएंगे, मतलब हम 10 ही लगाएंगे, हम कॉट नहीं लगा सकते। जो मन कर रहा है लगा सकते हैं अकॉर्डिंगली, क्योंकि रिलेशन किसका था, परपेंडिकुलर और बेस का। तो आई होप आपको एक बेसिक एग्जांपल समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू सीधे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करने जैसा ज्यादा है नहीं। एक्सरसाइज 9.1 सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से सुनेंगे। मैं एक बार हल्का सा देख भी लेता हूं रिकॉर्डिंग वगैरह सही से चल रही नहीं चल रही। हेलो हेलो प्रणव, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, थैंक यू यार। ठीक है, तो बच्चों इधर देखो।
एक्सरसाइज 9.1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, अ ट्री ब्रेक्स, पहला ही है क्या, पहला ही है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली, अब देखो ना क्वेश्चन को कैसे डे टू डे लाइफ से वो कर रहे हैं, रहेगा ट्रायंगल ही लेकिन कंडीशन देंगे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, मेरे ख्याल से फिगर दिया होगा शायद, अगर नहीं दिया तो फिर चलो मान लेते हैं दिया हुआ, 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। इसका मतलब क्या होगा, ये कहीं ना कहीं पोल है, इनकी भाषा से हमें लग रहा है कि ये पोल है, और हमें कुछ ये भी महसूस हो रहा है कि कोई ये स्ट्रिंग टाइप की चीज है, रस्सी बांधी हुई है ना, इस पोल के टॉप से रस्सी को बांधा हुआ कहीं पे आगे, टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बेसिकली ग्राउंड है। अगर हम सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, और ये मान के चल लेता हूं एक बार के लिए, दिया हुआ है फिगर, शायद दिया ही होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी इस पोल की हाइट बताओ, यानी कि वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस पोल, एक तो हमें पता करना है। दूसरा, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यानी कि ये स्ट्रिंग यानी रोप, जिसको बेसिकली इन्होंने रोप कह रखा, रोप रस्सी एक ही बात हो गई, ठीक है, स्ट्रिंग थोड़ी पतली होती है लेकिन रोप मतलब मोटी, हाँ सही बात है, इसमें इंसान चढ़ेगा। तो ये जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री है, देन वी हैव टू फाइंड दिस। कितना ईजी है, हमें सिर्फ ये देखना है कि नोन कौन सा है, अननोन कौन सा है। हमारे लिए बेसिकली ये जो चीज है अननोन है और ये चीज नोन है, और इस एंगल के बिहाफ पे अगर हम चेक करें तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। अगर आप फटाफट देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कहां पर आता है, तो जब आप बात करते हो पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले वाली, तो आप उससे मैं हर हर बोले, तो आप देखते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इस रीजन में आता है, यानी कि सिंपल मैं कहूंगा साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। और इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन ऑफ 30 डिग्री है, और परपेंडिकुलर आपके लिए कितना है वो आपको निकालना है, हाइट ऑफ द पोल। और हाइट आपके, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर है, हाँ सही तो कर रहा हूं मैं, हाँ तो सही तो कर रहा हूँ भाई, क्या हो गया, h कितना हो गया, हाइपोटेनस इस बारी में 20 मीटर है, दैट्स ऑल। आपका इस बारी में अगर आपको निकालना है तो आप बोल सकते हो साइन 30 हाफ हो गया, दैट इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 2। तो आप कह सकते हो नेक्स्ट स्टेप में कि p बराबर कितना हो गया 10, तो 10 मीटर आपके पास इस पोल की हाइट है, दैट्स इट। आपने निकाल दिया कि 10 मीटर का पोल है, ठीक है। आपको कोई बोले ये साइड ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस होगा, आप सब कुछ निकाल सकते हो, अगर आपको पूछा जाता है, अभी फिलहाल पूछा नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं, इन्होंने बोला क्या, पहले सिचुएशन को समझो। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री था, एक पेड़ था, वो आंधी तूफान के कारण टूट गया। कैसे टूटा, ब्रोकन, ऐसे टूटा कि एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। यानी ऐसे समझिए आप इस चीज को, जरा समझना मैं क्या बता रहा हूँ। देखो आई एम सॉरी यार, देखो जैसे ये पेड़ था, ये इस तरीके का हमारे पास एक पेड़ था मान लो, और ये पेड़ जमीन पे ऐसे लगा हुआ था, ठीक है। इस पेड़ का कुछ हिस्सा ब्रेक हो गया, और ब्रेक इस तरीके से हुआ, मान लेते हैं कि इसके ऊपर का हिस्सा ब्रेक हो गया, आंधी तूफान से ये हिस्सा ऐसा हो जाता है जैसे जनरली वैसे ही हुआ, तो ये वाला हिस्सा अब नीचे गिर के ऐसे करके टच कर रहा है जमीन को, यानी उसने कहा इस तरीके से वो टूटा। यानी अगर आप समझने की कोशिश करो तो अब सिचुएशन कुछ इस तरीके की है जैसे मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ठीक। अब समझना जरा जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये हो गया ऐसे, ये टूटा हुआ हिस्सा यानी एग्जिस्टेंस में अब ये नहीं है। अब जो चीज़ रियल एग्जिस्टेंस में उसको मैं बना देता हूँ, जो रियली एग्जिस्टेंस में जो चीज़ अभी मैटर कर रही है वो ये है, ये वाला। और इसको मैं थोड़ा सा आपको, ताकि फील आपका बना रहे बरकरार है, इसलिए मैं इसको ऐसा बना देता हूँ। यानी ट्री का वो हिस्सा झुक के नीचे गिर गया। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। देखो ये टॉप ऑफ द ट्री है और ये ग्राउंड को टच कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ये ग्राउंड है ना। ओ सॉरी, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यानी कि दिस इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, दैट ओनली मींस दिस। और क्या मतलब हो सकता है इसका, आप क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करो। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ये ट्री टूटा इसलिए डॉट डॉट कर दिया कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, एंड द ब्रोकन पार्ट, ये जो ब्रोकन वाला पार्ट है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, वो टच कर रहा है ग्राउंड को, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, यही है। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, ये क्या चीज है, ये टॉप वाला पार्ट है। ये वाली चीज क्या है, ये फुट ऑफ द ट्री है, यानी कि फुट ऑफ द ट्री है, जो जड़ें हैं जहां पर उसकी पैर है, जहां पर ट्री के फुट ऑफ द ट्री है। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके बीच का जो डिस्टेंस है, द ग्राउंड इज 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द फुट टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। द टॉप टचेस, आई एम सॉरी, द ग्राउंड इज टॉप 8 मीटर। यानी दे आर जस्ट टेलिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, कि ये डिस्टेंस 8 मीटर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस आप कुछ भी पूछ लो हमसे, क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री बता रहे, अगर आप गौर से समझो, हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी, पूरा हाइट है ना ट्री की। अभी ऐसा नहीं बोल रहे कि टूटने के बाद हाइट क्या, हमें कुल मिलाकर ट्री की हाइट बतानी है। ट्री की हाइट देखा जाए तो ये हाइट और ये हाइट का सम है,
क्योंकि ये हिस्सा अगर ऊपर कर दोगे तो टोटल ट्री वही तो है, तो ट्री की हाइट तो टोटल कंसिडर करनी चाहिए ना, देखा जाए तो अगर उस हिसाब से, वो सही बात है। तो इसका अगर हम एक स्केलेटन फिगर बनाए ट्राइंगल्स की फॉर्मेट में क्या बन रहा है, तो हमें ये फिलहाल समझ में आ पाया है कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, हमें जो समझ में आया अभी तक सिर्फ वो लिख रहा हूँ, और हमें ये नहीं पता h निकालना है, और हमें ये पता है कि ये 8 मीटर है, ये चीज हमारे ऊपर नोन है। हमें जो आंसर हमारा होगा, यानी कि हम कहेंगे हाइट ऑफ द ट्री, अगर आप देखोगे यानी हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री अगर ऑब्जर्वेशन अगर आप लगाओ तो आपको पता चलेगा दिस इज नॉट ओनली h, दिस इज h प्लस x टाइप की कुछ चीज, लेट अस से आई एम कॉलिंग दिस x, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये ट्री का हिस्सा, अगर इस ट्री को खड़ा करोगे तो टोटल हाइट तभी तो आएगी ट्री की, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट बताओ। वो ऐसे भी पूछ सकते थे कि ट्री का जो टूटा हुआ पार्ट है वो कितने हाइट का है, या ट्री का जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना है, बचा हुआ ये वाला होता है, टूटा हुआ ये वाला होता है एक बारी के लिए, लेकिन वो पूछ रहे हैं हाइट कितनी। तो हम क्या करेंगे अपने ट्राइंगल में, जैसे कि हम पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं कि जब भी हमें दो चीजें नोन होंगी हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल, इफ आई एम सेइंग लाइक दिस ए बी एंड सी, इस तरीके से कह देता हूं मैं, और ये एंगल डेफिनेटली कितना होगा 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे फ्रॉम ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, कुछ नहीं है सिर्फ लैंग्वेज ऐसे फालतू का लिख रहा हूं। आप देखो कि ये 30 डिग्री नोन है और ये नोन है, आपको दिख रहा होगा कि बेस, अब आपकी मन कर रहा है कि आप x को पहले निकालना चाह रहे हो, h को पहले निकालो, इट्स अप टू यू टोटली। तो आप क्या करोगे, एक बार के लिए h और इस 8 में रिलेशन देखोगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल इट इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, सो हम कह सकते हैं सिंपली कि tan थीटा, क्योंकि 10 लग रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना अगर आप ध्यान से देखेंगे h है, और बेस कितना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 मीटर है, ठीक है। हाँ, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो फर्दर आपको पता चलेगा कि 1030 तो 1/√3 होता है, दिस इज जस्ट इक्वल टू h/8, एंड बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट h बराबर 8/√3। प्लीज मेक श्योर कि आप गलती ना करें, 8√3 ऐसा मत लिखना, एंड मीटर, क्योंकि वो मीटर में दिया था सिचुएशन 8 मीटर, तो इट शुड बी इन मीटर ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपके पास h निकल गया, 8 वहां गया, 8√3 मत बोलना गलती से। ये जो निकला है ज्यादा प्रिसाइजली अच्छा तब माना जाएगा अगर आपसे थोड़ा सा रैशनलाइज कर दो, 8/√3 ऐसा नहीं है कि आपने गलत बोला, लेकिन इफ यू वांट एंड यू कैन आल्सो डू दिस, इससे क्या होगा थोड़ा रैशनलाइज हो जाती है चीजें, अच्छा लगती है, ठीक है। ये हो गया, वैसे ज्यादा बेटर तो मुझे फिलहाल वही लग रहा है, इतना करने में भी कुछ कट फिट तो रहा है नहीं, तो एक बारी के लिए मैं रिस्क लूंगा और मैं इसको उतने भी छोड़ूंगा, कोई नंबर किसी को कुछ नहीं कट रहा है, वही ठीक है h। लेकिन h वॉज नॉट द रिजल्ट, क्योंकि मैंने पहले ही इसलिए लिखा क्योंकि हमारी आदत रहती है हम इसको ही आंसर समझ लेते हैं जल्दीबाजी में हाइट करके, इसलिए मैंने सबसे पहले ये लाइन लिखी है। आप भी कोशिश ये करो, ये जरूर क्या करो, इससे क्या रहता है कि आप कैलकुलेशन में उलझते हो और आप भूल जाते हो कि असलियत में आपको क्या निकालना था, अभी एक्स भी निकालना है, फिर दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो इसलिए पहली 1 मान लेता हूँ। अब एक्स निकालना है तो यू कैन टोटली टेक दी हेल्प फ्रॉम पाइथागोरस, आप क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि दिस इज 8/√3, ये पता है, यू कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, और यू कैन आल्सो यूज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो, और मैं फिलहाल वही करना चाहता हूं। मैं अगेन बोलूंगा फ्रॉम ट्राइंगल ABC, मैं चाहूं तो उसकी हेल्प भी ले सकता हूं पाइथागोरस की, लेकिन मैं फिलहाल यही कर रहा हूं। अब मुझे कौन सा नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, लेकिन चलो जो पुराना नोन था उसी के उस पर चल लेते हैं। तो ये बेस है, कहीं ना कहीं हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस अगर आप समझोगे कॉस पे लगता है, तो cos 30 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हम क्या बोल सकते हैं, cos 30 कितना होता है √3/2, और ये बराबर हो गया बेस। बेस देखो इस केस में आराम से समझ में आ रहा है 8 है। आई होप आप सभी को क्लियरिटी होगी, चिंता की कोई बात ही नहीं है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये। वो बात अलग है कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता था। ये h पे कंफ्यूज मत करना, दिस इज स्टैंडिंग फॉर हाइपोटेनस, दिस इज नॉट हाइट, ये h नहीं है, वो बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा होता है। तो आपने कहाँ था मैं, अच्छा ये तो cos थीटा की मैंने वैल्यू रखी, बेस की वैल्यू रख दी, हाइपोटेनस अननोन है जो कि मैंने x माना हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं आराम से कह सकता हूँ कुल मिला के कि x अगर वहां जाएगा तो मेरे पास 8 2 16 और √3 उसके अपॉन में आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू मीटर। तो इस तरह के कुछ एक चीज मेरे पास निकल के आएगी, x वहां चलेगी, आधे 16/√3, ये मेरे पाया, तो ये मेरे पास निकल के आएगा कितना 16/√3। और जैसा कि हमने पहले ही डिस्कशन किया था कि जो हमारा आंसर होगा इट शुड बी द सम ऑफ दीज टू, तो हम आराम से बोल देंगे फ्रॉम 1 and 2, अगर आप इसे 1 and 2 मान लेंगे, एक नेक्स्ट पेज में या जहां पर आपको जगह मिले वहां पर आप लिखेंगे h प्लस एक्स करोगे 8/√3 प्लस 16/√3, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, 8/√3 को एक साथ कॉमन ले लोगे इफ यू वांट, तो आपको अंदर मिलेगा 1 + 2, और 1 + 2 तो सीधे 3 हो जाता है, और 8 × 24, 24/√3 है। और आप समझ सकते थे डायरेक्टली इतना ज़्यादा ये झमेले करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे समझ सकते थे √3 कॉमन आ गया, 16 8 24 होता है, 24/√3 है आंसर। आंसर कितना है यहाँ दिखता नहीं है मुझे कुछ, अब देखो इरेजर चला रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा, दिखता नहीं है, थोड़ा सा चमकता है, आपको नहीं पता चल रहा होगा ना। 24/√3 को इफ़ यू वांट तो आप ये कर सकते हो रैशनलाइज, इससे 3 बनेगा, इसे 8 बार कट करेगा तो ये 8√3 मीटर आएगा। दिख मुझे कुछ नहीं रहा,
हाँ सही लिखा हुआ मैंने 8√3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, उन्हें लगता है आंसर शीट में जवाब गलत दे रखा, क्योंकि हमारा तो 8/√3 आ रहा था, ये दे रखा 8√3। 8/√3 जो आपका आया था वो ये चीज़ है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन ने पूछा क्या, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन ने हाइट ऑफ द ट्री पूछा हुआ, और जब हम निकालते हैं तो हम सिर्फ वो बताते हैं जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्री है। अभी भी तो ये ट्री का पार्ट ही है, भले ही मुड़ गया तो यार क्या मतलब ऐसे कर दोगे क्या यार, थोड़ा सा बेचारा टूट गया तो तुम उसे ट्री का पार्ट ही नहीं मानते हो यार, ऐसे नहीं करने की, ठीक है ना, ऐसे नहीं करते। समझिए बात को। चलो अभी सब कुछ क्लियर है, इसका मतलब आगे बढ़ लेते हैं सर। A contractor plans to install 2 slides of the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers, इसका मतलब architect जो है, contractor जो है, she is a lady. Children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? देखो कैसा होता है ना, मतलब जनरली हम लोगों का कैसा होता है, मतलब मैं अपना भी बोलना चाहूँगा, मतलब थोड़ा सा रहता है, मतलब गलत बात है या जो भी है, खैर इस तरह से कंडीशनिंग हो गई कि कॉन्ट्रैक्टर पढ़ा तो पता नहीं क्यों माइंड में ऐसा आया, कॉन्ट्रैक्टर मतलब एक मूंछ वाले अंकल आ गए एकदम से। ये नहीं कि वो आंटी भी हो सकती है, वो बाद में पता चला मुझे आंटी जी थी वो। अब ये आंटी जी नाराज ना हो जाए, कहीं तो सुन रही होगी, नहीं आंटी जी नहीं है, कोई है, ठीक है, साथ की है कोई। तो कुल मिलाकर के कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, और आगे बढ़ता हो यार, ठीक है, क्या क्या बोल देता हूँ मैं अभी ना। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. इन्होंने 2 तरह की स्लाइडिंग बनाने की कोशिश की। बच्चे खेलते नहीं, ऊपर गए फिसलते हुए नीचे आए वाला, इनका प्लान किया। इन्होंने बोला यार बच्चों के कुछ भला किया जाए, बच्चों के लिए जरा खेलने के लिए कुछ खेल कूद की व्यवस्था की जाए। तो इन्होंने क्या किया, बच्चों के लिए थोड़ा सा खेलने कूदने के लिए इस तरह का कुछ एक बनाया, फिसल पट्टी टाइप की कहते थे हम बचपन में से, ठीक है। तो इस तरह की एक चीज़ बनाई उन्होंने, जैसे मान लेते हैं इसको ए नाम देते हैं, इसे बी नाम देते हैं, इसे सी नाम देते हैं। उन्होंने इस तरीके से बनाया कि हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि ये जो हाइट है बेसिकली दिस इज 1.5 मीटर, इस तरह से उन्होंने उसकी हाइट दी। एक बात, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि ये जो टॉप है ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। क्या यही मतलब निकलना चाहिए इस चीज का, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है, टू द ग्राउंड, ग्राउंड से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड। वेयरएज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चों के लिए था। अभी उसके बाद जो एल्डर चिल्ड्रन है कि जो बड़े बड़े बच्चे हैं, उन बड़े बड़े बच्चों के लिए एक बड़ा सा मतलब कुछ और करने की कोशिश कर रही है, वो देखते हैं क्या करती है। तो बड़े बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया कि शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस बारे में उन्होंने कोशिश करी कि बड़े बच्चों के लिए 60 डिग्री का इंक्लिनेशन रखा जाए। अब थोड़ा समझना इंक्लिनेशन का मतलब, जैसे ना अगर मैं आपको बोलूँ ये वाला एंगल ज़्यादा है या ये वाला, इन दोनों में 30 और 60 कौन सा होगा, तो आपको एकदम समझना चाहिए क्योंकि एंगल इस तरफ मेजर करते हैं हम, तो ये वाला जरूर 30 रहा होगा और ये जो बड़ा वाला ऊपर की तरफ है ये वाला 60 रहा होगा। तभी तो ऐसे करते करते जब आप यहाँ पहुँचोगे तो ये 90 होगा। तो एक आइडिया अपने को आ रहा है। तो आप समझो, खुद ही समझो कि छोटे बच्चों, आप इन दोनों में से किस में खिलवाओगे छोटे बच्चों को, मुझे बताओ। आप क्या आप उसको 30 डिग्री में रखना चाहोगे, 60 में? ज़्यादा स्टीपर में नहीं रखोगे आप, 60 डिग्री वाले में नहीं रखोगे बड़े बच्चों, छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों को आप ऐसे में रखोगे जो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल के साथ मिला मिला एंगल हो, यानी एंगल कम से कम टाइप का हो। ये थोड़ा ना कि उन्हें बोलोगे जाओ भाई 70 डिग्री के उसमें चले जाओ, तुम नहीं दोगे। बड़े बच्चों को थोड़ा मजा आता है खेलने में, उनके लिए थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया ताकि वो ऊपर से फिसलते में आए, उनको अलग मजा आए। छोटे बच्चे गिर सकते हैं इसलिए, तो लॉजिकल है क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के बात ये है। फिर आगे क्या है, आगे क्या है गुरुजी? आगे है कि शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी कि ये बच्चों की जो हाइट है, हाइट भी बढ़ा दी। एक तो इन्होंने कहा बड़े बच्चे हैं जाएंगे ऊपर तक, कैसे जाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा हाइट भी ज़्यादा रखो क्योंकि बड़े बच्चे हैं, तो 2 गुनी हाइट कर दी, एंगल भी कहीं ना कहीं 2 गुना कर दिया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस, यानी कि जो स्लाइड जिसपे फिसल पट्टी टाइप की जो ये चीज़ है, इसकी लेंथ कितनी होगी यहाँ पर छोटे बच्चों वालों के लिए, और ये बड़े बच्चों के लिए कितनी होगी। लेट से इसको PQR कह देता हूँ। बस इतनी सी बात है। अब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। फटाफट से हम इस ट्रायंगल पे देखिए क्या नोन है क्या अननोन है। एक चीज नोन है, एक चीज नोन है, काम हो गया। हमें निकालना है हाइपोटेनस। आप तुरंत लगा सकते हो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन बन रहा है। दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, यानी कि sin 30 लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर कितना है डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 1.5, और हाइपोटेनस जो हमें निकालना है ये हो गया हाइपोटेनस, BC टाइप का, ये हाइपोटेनस बोल देता हूँ, ठीक है। तो आप आराम से समझ सकते हो कि h बराबर हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई sin 30। क्या मैं sin 30 की वैल्यू डायरेक्ट रख सकता हूँ हाफ जब ऊपर जाएगा 1.5 से मल्टीप्लाई होकर 3.0 मीटर हो जाएगा। तो सर ये समझ में आया कि 3 मीटर का है, यानी कि कहने का मतलब है जो बच्चों छोटे बच्चों के लिए जो ये फिसल पट्टी रखी हुई थी, इन्होंने स्लाइड रखी हुई थी 3 मीटर के छोटे बच्चों के लिए। इनका देखते हैं इनका ख्याल चल रहा। इनके पास जब हम आए, हमने बोला भाई साहब आपका क्या चल रहा, बोल यार हमारे वो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस फिर से हम लगाएंगे, तो हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। परपेंडिकुलर इस बार कितना है 3 मीटर, और हाइपोटेनस इस बार h ही कह देता हूँ, h डैश कह लो इस बार वाले को, h डैश कह लो एक बारी के लिए हाइपोटेनस को। तो जब हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि h डैश बराबर 3/1060, और 1060 की वैल्यू √3 होती है। ये आंसर है।
इफ़ यू वांट देन यू कैन डू रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज जैसे ही करोगे रूट थ्री डिनोमिनेटर का ये रूट थ्री मिला के 3 होगा और वो 3 इसको काट देगा पूरा। तो हमारे पास समझ में आएगा कि एच डैश बराबर कितना निकल के आ रहा है, रूट 3 मीटर, यानी कि 1.73 मीटर। यानी इन वालों के लिए जो ये हाइट आई थी ये 3 मीटर का फिसल पट्टी थी छोटे बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए 1. थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा आपको क्या है? जो भी अब खैर यही है यार, उम्मीद करता हूँ मैंने कैलकुलेशन में एरर नहीं किया होंगे, ऐसे ही होता होगा कुछ। चलो ठीक है, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। क्या अपने को समझ में आ रहा है? 1060 बराबर 3 अपॉन मैंने ये किया, हाँ तभी देखो ना, इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल, इसी को कहते हैं। सोचने में अजीब सा लगा ना, इसी को प्रैक्टिकल कहते हैं, समझे आप? अब आप समझो, अब आप देखो इसमें गलती क्या है। हमें एच डैश निकालना है, मैं 10 लगा रहा हूँ, देख रहे हो आप, यहाँ तो लगाना नहीं लगाया। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने दिमाग खोल के रखना चाहिए हमेशा। जैसे मैंने खोला, मुझे बड़ा फक्र है इस बात पे कि मैंने एरर को पकड़ा। आपको पता है मैं जब 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन पकड़ा था, मैंने कितने सारे एरर अपने एग्जामिनेशन में पेपर खत्म करने के बाद पकड़े थे अपने, कि ये भी एरर करेक्ट किया था उन्हें, इतना टाइम मिल गया था मेरे पास। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अगर एच डैश है तो सिंपल समझ में आ रहा है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी साइन लगना चाहिए। साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर विच इज व्हाट 3 और हाइपोटेनस एच डैश माना हुआ। तो एच डैश बराबर 3 अपॉन साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 के लिए रूट 3 अपॉन 2 है, अपॉन 2 ऊपर चले जाएगा, तो कुल मिलाकर ये 6 अपॉन रूट 3 टाइप का आ गया मीटर में। इफ यू वांट टू रैशनलाइज देन यू कैन डू दिस। आप देखोगे 6 अपॉन रूट 3 को ऊपर नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे समथिंग लाइक दिस, तो ये नीचे वाला 3 होगा, इसको 2 बार कट करेगा, तो अल्टीमेटली योर रिजल्ट विल बी 2 रूट 3 मीटर। यानी कि हमें समझ में आया, ये इस चीज का आंसर नहीं है, इस चीज का आंसर समझ में आया कितना है, 2 रूट 3, यानी 2 इंटू 1.73, 2 3 6 17 34 34 6 3.43 टाइप का, यानी उससे ज़्यादा ही है, उससे ज़्यादा ही। आई एम सॉरी, कुछ माइक में आवाज़ तो नहीं है। तो आई होप आप समझोगे, वैसी गलती मत करना जैसी मैंने गलती से कर दी थी, ठीक है ना? गलतियाँ होती गलती से यार। हेलो, ठीक है, नेक्स्ट मूव forward. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is find the height of the tower. कुछ नहीं है क्वेश्चन हर बार की तरह यार, कुछ नया होने भी नहीं वाला क्वेश्चन में, ट्रस्ट मी। ये आपको दिख रहा है, लेट्स से ये टावर है, टावर की मान लेते हैं जो हाइट है वो h है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है टावर की वो h मीटर टाइप की कुछ है। बोल लेते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, यानी कि जो टावर का ये टॉप है, ये टावर का टॉप होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड लेवल, ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ये ग्राउंड रहा होगा। ग्राउंड के किसी पॉइंट से आपने टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन देखा, यानी उन्नयन कोण देखा, यानी आंखें उठा के देखा आपने, तो आपको पता चला कि दिस एंगल इज 30 डिग्री। मैं नहीं बोला, क्वेश्चन बोल रहे हैं। देन दे आर आस्किंग फॉर कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी है, कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, यानी जिस पॉइंट से आपने देखा वो उसके फुट से बेसिकली 30 मीटर अवे है। क्वेश्चन को आराम से रीड करिए, आप चाहो तो इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है ना? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, इस टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, उस पॉइंट से जो कि विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस टावर के फुट से 30 मीटर अवे है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वी नीड टू फाइंड दिस। कितना इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में डिफिकल्टी है। अगर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे, सिर्फ इसका एक ही मतलब है कि हम लैंग्वेज को नहीं पढ़ पा रहे अच्छे से, हमें हिंदी इंग्लिश अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मैथ्स का कोई रोल नहीं है उसमें। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये चीज़ हमें यहाँ दे रखी है इस बार, ये चीज़ हमें यहाँ दे रखी है इस बार, और ये एंगल दे रखा है हमें इस बार। इसके आधार पर अगर आप पता करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि मैं सीधे बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल से टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल लगेगा। तो tan 30 की वैल्यू मैं लिखूंगा 1/√3 बराबर होगा h/30। मैं यहाँ से h को अगर निकालने की कोशिश करूंगा, 30 ऊपर जाएगा, √3 को वहीं बैठाए रखेंगे हम, तो 30√3 आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू डू रैशनलाइजेशन देन यू कैन डू दिस, क्योंकि इससे हेल्प मिलेगी। √3 3 होगा, वो उसे 10 टाइम्स कट करेगा, सो अल्टीमेटली यू गेटिंग द रिजल्ट 10√3। प्लीज़ यूनिट पीछे से लगाया करो, उससे समझ में आता है कि आप ठीक ठाक समझ रखते हो, क्योंकि ये मीटर में था, मीटर में। तो 10√3 यानी कि 1.73 17 मीटर 17.30 मीटर की हाइट का टावर है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में ऐसा कि जो बहुत भारी हो, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अपने हिसाब से जज नहीं कर रहा कि क्वेश्चन इजी या टफ है। जो आएगा सामने हम करते हुए चलेंगे। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने सैंपल पेपर इस बार का देखा होगा तो उसमें कितना बढ़िया एक क्वेश्चन बना था, अगर आपको याद होगा। वो काइट पर ही था, वो काइट पर ही था क्वेश्चन, काइट पर नहीं बलून पर था शायद, वो काइट पर, बलून पर या फिर क्लाउड्स पर, इस तरह से बन सकता है 3-4 वैरायटी में। लेकिन क्या करोगे उससे, काइट बनेगा। मेन कॉन्सेप्ट तो एक ही है, जैसे इधर देखो, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को, जो बोल रहे हैं वो हम करते रहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, ध्यान से समझते हुए चलेंगे माय डियर। ये ग्राउंड है, एक काइट है, ठीक है ना, एक काइट इस तरीके से उड़ रही है मान लेते हैं ग्राउंड से, और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में कि वो 60 मीटर है। देखो ना, हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली ये बोला नहीं जाता कभी कभी यार, टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ये जो है, ये इसका जो धागा है,
जो इसका धागा है, किसका धागा, इसका, ये अपनी पतंग का जो धागा है ये कनेक्टेड है किसी उससे, मतलब कि कोई पॉइंट है जो कि यहाँ पर ग्राउंड पे है, उससे कनेक्टेड है, जैसे जनरली होता है, बांध के चले गए आप कुछ देखने के लिए, ठीक है ना। आपने सोचा से कभी आपने करा नहीं होगा, वरना हम क्या करते थे कई बार टंकी पे बांध के चले जाते थे, बस वैसे ही कुछ ये भी बांध के चले गया कि भाई नीचे जाके देख लो, हाथी मारा, लंच करके आ जाओ, क्रिकेट खेल के आ जाओ, तो तक पतंग उड़ने में लगी पड़ी हुई हमारी, मजे ही मजे। ऐसा नहीं होता यार, मजाक कर रहा था, ठीक है, लेकिन बांधते जरूर थे इसमें। कभी कभी क्या होता था ना कि पेंच करनी है, पेंच काटनी है, वहाँ से एक पेंच कट गई, एक पतंग उड़ते हुए जा रही है, उसे भी तो लूटना है भाई, उसे कौन लूटेगा, हम अकेले हैं। तो फिर मजबूरी में हमें अपनी जो पतंग रहती थी उसको उसमें बांधना पड़ता था। किस में, मैंने कहा बांधना पड़ता था, हमें इसमें बांधना पड़ता था, टंकी में बांध देना पड़ता था, तो वो धागा अपने आप होता रहता था और हम पतंग लूट के तब तक आ जाते थे बहुत बढ़िया से। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि टाइट, अभी तो आप लोगों को वो खेलने से ही फुर्सत नहीं है, बैटल गेम, ये वो गेम, पता नहीं क्या क्या, आपको नहीं पता होगा कुछ यार। चलो, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग है इसका जो इंक्लिनेशन एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, वो 60 डिग्री का एंगल ये कुछ बना रही है। आगे सर, आगे क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैकिंग नहीं है स्ट्रिंग में, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी पतंग कट गई आपके आने तक और पतंग का धागा है, मतलब स्लैकिंग का मतलब होता है टाइट है एकदम, बिल्कुल कसी हुई, यानी कि आपको ये शक नहीं होना चाहिए कि जो लेंथ आप ले रहे हो वो ले रहे हो। जैसे एक बार के लिए सोचो ना कि अगर मान लिया 10 मीटर की कोई रस्सी है और अगर वो स्लैक हो रखी है तो आप लंबाई किस आधार पर नापोगे, क्योंकि यहाँ तो कर्व बन जा रहा होगा, तो कर्व का लंबाई नाप पाना आसान नहीं होगा फिर। तो इसीलिए उसने बोला स्लैकिंग नहीं हो रही, यानी एकदम टाइट है, उसकी चिंता मत करो। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विल, बताना क्या है भाई हमने को, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग की लेंथ बतानी, वी नीड टू फाइंड दिस। ये क्वेश्चन वैसा नहीं है जैसे मैं बोल रहा था काइट वाला, वो भी आगे आएगा। उसमें क्या होगा कि काइट अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ चले जाएगी, तब की बात होगी। अभी तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इस केस में देखोगे तुरंत, तो हम बोलेंगे इस बारी में ये नोन है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है सर, साइन थीटा होता है। तो इस केस में अगर आप ट्रायंगल वगैरह बोल के थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज फॉलो कर लोगे तो परपेंडिकुलर बराबर होगा 60 और हाइपोटेनस बराबर होगा हमारे पास अननोन जो हमें निकालना है। तो मैं कह सकता हूं कि जो अननोन बराबर था, जो हाइपोटेनस मुझे निकालना था, दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई साइन 60, और साइन 60 √3/2 होता है, यानी ऊपर चले गया। तो कुल मिलाकर के जो मेरे पास अननोन था, इसको कुछ बोल देता हूँ वरना आप लोग मेरे से नाराज हो जाओगे, ये h बोल देता हूँ मैं इसे कंफ्यूज मत करना, ये h था, ठीक है। तो इसे h हम बोल देते हैं। तो h बेसिकली इतना निकल गया। तो h निकला कितना, 60 × 2 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। इफ़ यू वांट देन यू कैन डू रैशनलाइजेशन, क्योंकि आपको हिंट मिल रहा है कि रैशनलाइजेशन से कटेगा वो। कैसे कटेगा, क्योंकि √3 और √3 मिला करके 3 होंगे, 3 इसको 20 बार काटेगा, तो 20 दूनी 40 होगा, तो 40 √3 मीटर। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। 40 × 1.73 अगर रखना होगा तो सॉल्व कर लेना, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डू दिस, ठीक है। 3 ने इसको काटा, यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, √3 आएगा। तो इस तरीके से माय डियर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और ये रिजल्ट किसका, h का, यानी कि हमें पता चल गया कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 40 √3 मीटर की थी। बहुत ईजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको भी इजी लग रहा होगा, कि ऐसा तो नहीं मुझे लग रहा, नहीं यार पता चल जाता है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, अच्छा क्वेश्चन है ये, पता है। इस तरह का ही कोई क्वेश्चन पूछा गया था आपको अभी, अगर सैंपल पेपर में आप देखोगे तो ऐसा ही पूछा भी जाता है, ठीक है। आप जैसे समझने की कोशिश करो हुआ क्या है। एक आपके पास बिल्डिंग थी या कुछ तो है, ऐसी चीज दे रखी है क्वेश्चन में। 1.5 मीटर टॉल बच्चा, एक 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट है, बच्चा है कोई, 1.5 मीटर टॉल है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट इसकी ग्राउंड से नापेंगे तो 1.5 होगी, इसकी आंखें कहीं यहीं कहीं पे होगी आंखों से, ठीक है। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building, यानी कि let us say the distance of this building is 30 meter। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि this is what a building, ये बिल्डिंग है एक। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग दिख रही है आपको टोटल जो दिख रही है। बोल क्या रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी क्या हुआ, अगर उसने यहाँ से देखता था, उसकी आंखों से, एक मिनट, उसकी आंखों से देखेगा, हमारी आंखें थोड़ी ना ले जाएगा किराए में। तो कुल मिलाकर के यहाँ से देखता था इसके टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो उसको कुछ एंगल बनता था 30 डिग्री। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा, बोल रहा कि वो एंगल 30 से 60 हो गया। हमने कहा आइला ऐसे कैसे हो गया, बोल रहे ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि ये जो ससुरा है इसको आगे जाने का पता नहीं क्या मूड कर गया। बोल रहा कि मैं बिल्डिंग की तरफ जाऊँगा चल चल के, तो बिल्डिंग की तरफ जाऊँगा चलते चलते देखते हुए, तो आपको पता है एंगल बदलता रहेगा, बदलेगा ना एंगल, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा। सोचो कि आपके सामने स्कूल की बिल्डिंग है, आप नीचे ग्राउंड पे खड़े हो, आपका चौथा फ्लोर में आपके बच्चे आपके साथ वाले बैठे हैं, तो क्या होता है कि आप दूर से अभी कहीं हो, आप बहुत दूर हो, मतलब प्रिंसिपल ऑफिस के, आप, मैं अपने प्रिंसिपल के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपका प्रिंसिपल का ऑफिस क्या पता बगल में ही हो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ से देखते थे और ऐसे करके देखते थे, अब मैं देखते देखते अपने दोस्त को जाऊँगा, एक नौबत ऐसी आएगी कि मुझे ऐसे देखना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, आप समझ पा रहे हो इस बात को। तो उसी बात को तो यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये बच्चा चलता चलता मान लेते हैं यहाँ कहीं पहुँच गया है, ये यहाँ कहीं पहुँच गया। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ, इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल से होती हुई एक इमेजिनरी लाइन,
इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये बेसिकली इसकी वो है, मतलब लाइन ऑफ साइट है, ये जो देख रहा है अपनी आंखों से उस टारगेट को देख रहा है। लेकिन ये आगे बढ़ते बढ़ते जब यहाँ कहीं पे पहुंचा और अब ये देखता है, मतलब चलते चलते आ रहा है, अब ये देख रहा है तो ये एंगल में वेरिएशन आया होगा, बिल्कुल मानना चाहिए आपको इस बात को। ऐसा नहीं है कि एंगल में वेरिएशन नहीं आया, सेम टू सेम रहेगा एंगल। मैंने आपको बताया ना कि जैसे आप आगे बढ़ते हुए जाओगे सेम चीज़ को देखते हुए आपको ऐसे करना पड़ेगा। और अगर आप कोई एक ऊंची चीज़ है, जैसे आप किसी पहाड़ के नीचे खड़े हो रहे हैं, आप पहाड़ का टॉप देखना चाहते हो, तो आप जनरली क्या करते हो, याद करो, आप ऐसे करते हो, आप पीछे पीछे आओगे, पीछे 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 क्यों आ रहे हो, ताकि आपको एंगल कम देखना पड़े, आपको आराम से दिख जाए चीज़। अदरवाइज आप बिल्कुल जड़ पे खड़े हो पहाड़ की, तो ऐसे करके देखना पड़ेगा आपको। समझ तो नहीं पा रहे बात को? हाँ तो सर हाँ समझ रहे हम बात को, एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हो आप, ठीक है। तो 30 डिग्री का जो एंगल था, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा 60 हो गया, और हमें क्लैरिटी आ रही है कि सही बात है, प्रैक्टिकली बात बोल रहे हैं। ये चाहते तो 60 का 30 भी बोल देते, क्या जाता, लेकिन वो प्रैक्टिकली बोल रहे हैं सारी बातें कि 30 या 60 हुआ, सही बात है। वो चाहते हैं कि एजुकेटर आपको सिखाएं ये बात, जो मैंने आपको भी कर करके दिखाई। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मुझे बताओ डिस्टेंस वॉक्ड कितना है उसका। अगर इस ट्राइंगल को मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ एक बार के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ये डी पॉइंट तक का जो बी डी डिस्टेंस है, बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर दिस, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल किया। इस कहानी में कैच क्या है, इस कहानी में कैच ये है, उन्होंने आपके साथ गेम ये खेला हुआ, जैसे मैं आपको, उन्होंने जानबूझ के बच्चे की हाइट दी, क्योंकि जनरली क्या होगा, अब हम टेन थीटा फेन थीटा जो लगाना होगा लगा लेंगे। अब देखो अब क्वेश्चन अच्छे आने लग जाएंगे, क्योंकि अब दो ट्राइंगल को डील करना होगा। अभी तक सिंगल सिंगल चल रहा था, अब क्वेश्चन यहाँ से एक लेवल बढ़ा है, अब बस इसके आगे कभी नहीं बढ़ेगा, इतना ही लेवल रहेगा, दो ट्राइंगल्स आएंगे। हर बार हमें दो ट्राइंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करना है अकॉर्डिंगली, और मोस्ट ऑफ द टाइम 95% टेन थीटा ही अप्लाई होता है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, बात मैं कह रहा हूँ। तो दो ट्राइंगल्स आएंगे, दोनों पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करेंगे, दोनों ट्राइंगल से दो इक्वेशंस निकलेगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, हमेशा होगा ऐसा, ठीक है। आराम से प्यार से देखते हैं, जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट मत करना, एक एक करके समझो, ये नहीं आएगा दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आएगा, आते रहेगा, चिंता की बात ही नहीं है। कोशिश करते हैं, अगर समझ पा रहे होंगे, अगर मैं समझा पाया आपको, एक बार कोशिश करना है यार कि एक बारी में ट्राई करना, अगर समझ पाए तो इसका मतलब मैं जीत गया, और नहीं समझे तो मैं हार गया फिर, ठीक है ना, आपका कुछ रोल नहीं है इसमें, ठीक है। अब इधर देखो, आपको क्या देखना है, आप देखो, आप बोलोगे सबसे पहले, मैंने इसका थोड़ा ना ये कम करता हूँ, देखिए इसमें बोलेंगे सर इन ट्राइंगल, सबसे पहले अगर आप ट्राइंगल देखोगे, सबसे बड़ा ट्राइंगल अगर आपको दिख रहा होगा, ट्राइंगल एबीसी। कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसा मत समझना ट्राइंगल चैप्टर की तरह कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना, वैसा कुछ भी नहीं करना। ट्राइंगल एबीसी शायद आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा, ट्राइंगल एबीसी अभी मैं दिखा भी दूंगा। ट्राइंगल एबीसी में ये एसी हाइट है, और बेसिकली बीसी आपका बेस है, और एंगल आपको मिल रखा है 30 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंगली। इस पूरे डिस्टेंस को अगर इफ यू वांट टू से समथिंग टू दिस, तो आप चाहो तो इस पूरी डिस्टेंस को एक्स टाइप का कुछ कह सकते हो, इफ यू वांट, जबरदस्ती का नहीं हो रहा, अगर कहना चाहते हो तो। ऑल्दो हमें ये निकालना है, या आपका मन कर रहा है कि नहीं सर हम एक्स नहीं कहेंगे, तो मैंने कहा क्या कहोगे, आप बोले सर मैं इतने को एक्स कह दूंगा या कह दूंगी, और इतने को मैं वाई कह दूंगी, और मुझे क्लियरिटी ये रहेगी कि मुझे एक्स निकालना है, वाई नहीं, ऐसे भी कह सकते हो। तो मैंने अपने ट्राइंगल में बेसिकली मुझे एक चीज पता है, 30 नहीं सर, 30 नहीं है वो, 30 पूरे टावर की हाइट है, टावर बिल्डिंग जो भी है ये। लेकिन आपको दिख रहा होगा अपने लिए हॉरिजॉन्टल ये बन चुकी है लाइन, अपने लिए हॉरिजॉन्टल ये, आंखें भी यहीं पे लगी हुई, वो हाइट जो बच्चे की है वो घटानी पड़ेगी, क्योंकि वो यूजलेस है कैलकुलेशन में, अगर आप समझेंगे बात को। यानी टोटल हाइट 30 है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इतनी हाइट कैलकुलेट करनी हो, इसलिए मैं साइड की चीज हटाता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ कितनी चीज कैलकुलेट करनी है, मुझे सिर्फ इतनी की चीज कैलकुलेट करनी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि 30 में से 1.5 को हटा देने से जो चीज मिलती होगी उसके बराबर होगी? 30 में से 1 गया, 29 में से 5 गया, तो मेरे ख्याल से 28.5 होती है, 28.5 मीटर। ये क्या हुआ, जो आपका एक्चुअल ट्राइंगल बनेगा उसमें जो हाइट का काम करेगा वो 28.5 मीटर करना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे की हाइट यूजलेस हो गई ना, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख रहा है। अब क्या फर्क पड़ता है वो नीचे कितना लंबा है क्या, क्योंकि अब तो उसके लिए जब वो ऐसे देखता है, जब उसकी वो हो जाती है लाइन ऑफ साइट, तो तुरंत उसकी आंखों से एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसकी आंखों से ही निकलती है। दो लाइन बन रही है, एक लाइन तो सीधे बन रही है टारगेट की तरह, एक लाइन तुरंत उसकी आंखों से हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी। आप समझ पा रहे हो? तो वो काम हुआ है यहाँ पर, वही होगा हमेशा, अभी तक भी वही हो रहा था पिछले केसेस में। इन्होंने जानबूझ के स्पेसिफिक करने के लिए क्वेश्चन को 1.5 मीटर हाइट दे दी उसकी, जानबूझ करके, ताकि आप समझो इस बात को। तो आप इस ट्राइंगल एबीसी पे अगर गौर करोगे तो आप समझ पाओगे कि सर हमारे पास एक तो देखो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री बन रहा है, क्योंकि इस बारी में एंगल 30 डिग्री का एबीसी में, और दिस हाइट इज 28.5 मीटर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं तो बड़ी बात नहीं है, परपेंडिकुलर का यूज किया अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज किया। परपेंडिकुलर एसी है, आराम से प्यार से, और बेस कितना है, बीसी है, और जो कि x + y मानेगा। कि बड़ी बात कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं सर, बिल्कुल बड़ी बात नहीं कर रहे, आपको आता ही नहीं सर बड़ी बात करना। तो 1030 का अगर मैं आंसर देखूँ तो 1/√3 हो गया, एंड दैट इज सिंपली इक्वल टू 28.5 होल डिवाइडेड बाई x + y, ये ऐसा कुछ बना। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसा रख देता हूँ, मुझे कैलकुलेशन अभी नहीं करना, देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है सर, दूसरा ट्राइंगल भी तो है, क्या भूल गए क्या पूछे सर यार? नहीं सर हम नहीं भूले, देखो इन ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल ढूंढो आप कौन सा, जिसमें 60 डिग्री बन रहा हो। तो दिस इज व्हाट एडीसी ट्राइंगल है,
जिसमें 60 बन रहा है, तो दिस इज वेरी मच इजी। एडीसी ट्राइंगल पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा फिर से टेंजेंट लग रहा है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। आप ध्यान से समझो आराम से। ये हाइट पता है, ये कहीं ना कहीं नहीं पता, और ऑलरेडी वी हैव अज्यूम्ड कि ये y है, तो इसका मतलब मैं सिंपल लिखूंगा इस बारे में, हाइट कितना 28.5। प्लीज इसमें गलती मत करना, 30 मत लिखना, मैं पूरी क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है ये। आराम से पूछो, सोचो, और अभी वैसे भी हमें क्वेश्चन करने हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं, समझ में आ जाने वाला ही है आपको। अब आप यहाँ अगर ध्यान से देखोगे, इस पूरे केस में अगर देखोगे तो 1060 की वैल्यू होती है √3 एंड दैट इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई y, तो ये हो गया अपना 2। तो कहीं ना कहीं हमें जो 2 है वो हमें आंसर देने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है चिल्ला के कि भाई मेरे ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो। मैंने कहा क्या हो गया? बोल रहे फ्रॉम टू, एक बार बोल के तो देखो कि y बराबर 28.5 डिवाइडेड बाई √3 हो गया। मैंने कहा बात तो सही है यार, ये आंसर आ गया, मीटर लिख दीजिए। तो y आ गया। क्या y पूछा था? सर y नहीं पूछा था, क्योंकि y तो वो चीज है कि जहां प्रेजेंटली अभी वो खड़ा है, ऐसे भी पूछ सकते थे क्वेश्चन। जो प्रेजेंटली अभी पहुंचा है वो कितना दूर है टॉप ऑफ फुट ऑफ द बिल्डिंग से, तो वो अभी फिलहाल 28.5 अपॉन √3 यानी रैशनलाइज करोगे तो इतना मीटर दूर है। लेकिन हमसे पूछा गया था कि वो कितना वॉक करा उसने ड्यूरेशन में, जब उसका एंगल 30 से 60 हो गया, तो उसके लिए तो सर x निकालना पड़ेगा। तो ये बोल रहे इंतजार किसका कर रहे, फिर निकाल लो। हमने कहा कैसे? बोल रहे फ्रॉम 1 and 3 कुछ टाइप का कर लो। मैंने कहा सर कैसे करें? बोल रहे कि 1 आपने मानी हुई से 3 टाइप का कुछ मान लो ना यार, बच्चे हो गए छोटे, सब बताना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं यार, डरा क्यों रहे। लेकिन तो कुल मिलाकर के 1 अपॉन √3, एग्जैक्टली मैं उस वैल्यूज को लिख रहा हूँ, 1 अपॉन √3 बराबर 28.5, ऐसे का ऐसा, x प्लस y, x को x लिखो, y को y लिखो, यानी x को x लिख लो, y की वैल्यू डाल दो, 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब सिर्फ अपना कैलकुलेशन है, सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन, दिस कैन बी डन इजीली, लेकिन मैं करवा देता हूं आपको। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इस पूरे को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा शिफ्ट हो जाएगा एक बारी में। x प्लस अपना कैलकुलेशन होता है। अब मेरे से दूसरी बारी में सीखोगे तो मैं हो सकता है दूसरे तरीके से कराऊं, अपना स्टाइल होता है। 28.5 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये पूरा उठ के वहाँ पहुँच गया, वो वहाँ चले गया, कितना इजी है। अब लास्ट स्टेप में हमें x निकालना है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज़ को कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको अजीब सा तो नहीं लग रहा है कि सर ऐसे वैसे कैसे करते रहते हो आप। x बराबर 28.5 √3 जो यहाँ बचा था वो बचा रहेगा। ये प्लस की चीज़ जब उधर शिफ्ट होगी तो माइनस हो जाती है, क्या जनरल नॉलेज है। 28.5 डिवाइडेड बाई √3 इस तरह का हो गया, गलती प्लीज मत करना। इफ यू वांट देन यू कैन टेक 28.5 एज अ कॉमन, देन इनसाइड द ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद √3 माइनस 1 अपॉन √3 टाइप की चीज़। ये अब एक वेरी लास्ट स्टेप है, √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 होगा, 3 माइनस 1 2 होगा, तो 2 बेसिकली जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 2 5 का 0 10 हो जाएगा, 28 दूनी 56 और 1 57 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये हो गया डिवाइडेड बाय √3 टाइप का। ये मेरा फिलहाल के लिए आंसर बना x का। मीटर इसके पीछे में लगा दूंगा। मेरा आंसर यह है, मैं ज़्यादा घिचपिच खिचड़ी नहीं पकाना चाहता यहाँ पे, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कि आप बोलोगे सर क्या क्या करते रहते हो अजीब अजीब से काम, लेकिन फिर भी जो कुछ है मेरा आंसर आ गया। लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग बिल्कुल छोटा बड़ा भाई बहन समझ के, छोटा भाई समझ के अगर आप मुझे थोड़ा सा वो कर दो, माफ़ कर दो, छोटा, हाँ मैं 14 का हूँ ना अभी, आप कितने 15 के, ओह कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं कहना चाहता था कि x बराबर जो यहाँ पर 57 अपॉन √3 है, आप चाहो तो उसको ऐसा कर सकते हो, √3 से ऊपर नीचे तो 3 बनेगा, ये 3 इसको 19 √3 मीटर आएगा। तो अब समझ में आया कि वो बच्चा जो था 19 √3 मीटर चल के गया। इफ यू वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ √3 1.73 डाल देना, वरना जरूरत नहीं है। अगर डालनी होगी तो खुद देंगे कि डालो √3 बराबर इतना, नहीं है तो अपने को नहीं डालना, अपने को यही करके सॉल्व करके आंसर बोल देने का है। आगे बढ़े क्या? ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। क्या समझे इस कहानी से? सिर्फ इतना समझे कि 2 ट्राइंगल्स बनेंगे, दोनों ट्राइंगल्स पे काम करना है, और ऐसे वैसे ट्राइंगल, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल तो ये भी था सर हमारे पास, BDA ट्राइंगल, इस पे क्यों नहीं किया? नहीं करना ना अपने को, हमें सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना है। तो एक वो ABC है, एक हमारा ADC है, खत्म, आगे बढ़ो सर। कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively from a point on the ground। देखो कई बार ऐसा हो सकता है बाई चांस कि कोई क्वेश्चन में एरर हो, कभी ऐसा हो सकता है। मैं देख रहा था अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में कमेंट आया था बच्चे का, किसी आपका कमेंट, आपका इसमें गलती है, क्वेश्चन गलत लिखा है। आंसर गलत नहीं करा रहा मैं, अगर मैं इंटेंशनली नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि इतनी सारी क्लासेस चल रही होती है, जो ये PDF वगैरह बनाते हैं, जो वहाँ से जब टीम से आता है तो इतना टाइम नहीं होता कि रिविजिट किया जाए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब भी टाइम मिलता है करता ही हूँ मैं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि एक बार कुछ एरर्स हो क्वेश्चन में, वो देख ना पाऊँ और मैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर करा दूँ, ये सोच के कि क्वेश्चन यही था, क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे। तो आप उसमें थोड़ा मेच्योरिटी का परिचय दिया करें और समझ जाया करें कि हाँ अगर यहाँ 45 के लिए 30 लिखा था तो हम कर लेंगे, अभी 45 का 45 के हिसाब से सर ने करा होगा। तो ऐसा टाइप का कभी हो जाता है, एक बारी के लिए कह रहा हूँ।
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पूरी कहानी में जरूरत किस चीज की होती है? जरूरत सिर्फ एक चीज की होती है कि ये समझने की, क्या समझने की? इसकी लैंग्वेज समझने की होती है, जो हम पिछली क्लासेस से अपनी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर ये तो वर्ड प्रॉब्लम है, हमसे नहीं हो पा रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ बोलना चाह रहे हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। बोलने की एक अपने पास कोई एक ट्रांसमिशन टावर है, तो मैंने कहा सर ट्रांसमिशन टावर मतलब कुछ ऐसा, ट्रांसमिशन टावर से आकाशवाणी टाइप लगा लो आप कुछ, ठीक है ना? आकाशवाणी समझते हो? एक बार हुई नहीं थी आकाशवाणी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरे वध का कारण बनेगी, कड़कड़ 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 कड़कड़, ऐसे करके फिर बिजलियां चमकती थी। एक अपनी आकाशवाणी भी होती है, दूरदर्शन वगैरह, जानते हो दूरदर्शन जैसी कुछ चीज होती है दुनिया में। तो कुल मिलाकर के ये ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है? ये ट्रांसमिशन टावर एक बारी के लिए बोला हुआ कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई पॉइंट है ग्राउंड में, मान लेते हैं यह है वो पॉइंट ग्राउंड में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम इन द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। अब समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये होगा कि ट्रांसमिशन टावर यही, इसका मतलब इसके इतने ऊपर हिस्से को मैं एक बारी के लिए ट्रांसमिशन टावर एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि वो बोलना चाह रहा है कि भाई उसके बॉटम और टॉप का एंगल 45-60 है। इसका ऐसा तो नहीं होगा कि टॉप बॉटम इसका यही होगा। शुरुआत में मुझे लगा वो था, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में समझ पा रहा हूँ कि बॉटम वो नहीं होना चाहिए। देखो आइडिया देता हूँ मैं आपको, मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो सर? ये कहना चाहते हैं कि इसका टॉप है, और फिर ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो इसका बॉटम है। इस पूरी कहानी में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप समझोगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो ट्रांसमिशन टावर है, फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं देखूंगा क्वेश्चन को, ए बी जो है मेरे अकॉर्डिंग अभी वो ट्रांसमिशन टावर की हाइट है अभी मेरे अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन ने बोला था फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट पी से लेट्स से हम देखना ऑब्जर्व कर रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। यानी कि बॉटम का एंगल कितना बोला क्वेश्चन ने? मैं नहीं बोल रहा भाई, बोल ले 45 है। और टॉप का कितना बोल ले एंगल? बोल ले टॉप का एंगल 60 डिग्री है। Hope this is clear to everyone. Find the height of the tower from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmitter. सही बात है। तो फिर उस हिसाब से तो ये हाइट इसी की बात कर रहे होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यही हाइट निकालनी है अपन को। तो फिर ये क्या चीज़ है सर? देखते हैं फिर क्या चीज़ है यार, क्या है ट्रांसमिशन टावर? क्या होता है? आपने देखा कभी छतों के ऊपर टावर लगे होते हैं? देखे तो नहीं आपने कभी? तो मान लो ये छत है, वो टावर की हाइट बतानी है हमें, हम छत की क्यों बताएंगे छत कितना है? तो अपने कैलकुलेशन में करेंगे। तो मान के चलता हूँ क्वेश्चन वगैरह सब कुछ ठीक लिखा होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले कुछ चीज़ों को ना ऑब्जर्व किया करो। क्या ये 45-60 का रूल समझ में आ रहा है? क्या सही लग रहा है? हाँ बिल्कुल सही लग रहा है सर। 45 कम होगा और ज़्यादा ऊपर जाओगे तो 60 होगा। बिल्कुल सही है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है अपन को। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने फालतू का लिख दिया, हम समझ नहीं पा रहे, ये 60 या 45 कुछ भी कर देगा, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है, हाँ सही बात लिखी। चलो अब आ जाओ। इन ट्राइंगल कुछ नामकरण कर दें इनका, ए बी पी सी बोल दो इसे, चलो और क्या करें। अब देखो सर इसमें राइट एंगल, सर हम क्या करें इस ट्राइंगल को निकालें? मैंने क्या बोला? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के साथ ही डील करना है, चाहे कुछ भी दिया हो आपको, कुछ भी निकालना हो। जैसे आप बोलोगे सर ए पी सी, ट्राइंगल ए पी सी, ए पी सी की बात कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस चीज़ को मैं कुछ मान लूँ थोड़ी देर के लिए, एक्स मान लूँ, फिर क्या करूँ मजबूरी में। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इन ट्राइंगल ए पी सी मैं बोल रहा हूँ टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। यानी इस टोटल ट्राइंगल में एंगल ध्यान से देखें 60 डिग्री है बड़े वाले में। टोटल हाइट कितनी है? ए बी प्लस बी सी। आपके लिए लिखना पड़ेगा क्या ऐसे करके, ए बी प्लस बी सी? अबे यार ऐसे लिखना पड़ता है क्या? अपॉन पी सी। ठीक है, चलो मान लो कि जो पी सी है ये कुछ वाई टाइप का है, एक बारी के लिए इसे वाई मान लो। बहुत सारे वेरिएबल्स इकट्ठे हो चुके हैं, पता नहीं क्या होगा हम लोगों का। ए बी को पकड़ो, ए बी कितना है? एच, और वो कितना है? एक्स आपके अकॉर्डिंग, और नीचे वाला आपके अकॉर्डिंग वाई है। तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन ये बनी, और बड़ी अजीब सी है, डरावनी सी क्वेश्चन है, क्योंकि दो तीन पता नहीं कितने वेरिएबल खड़े हो गए, 3 वेरिएबल खड़े हो गए भाई। अच्छा अभी आते हैं मुद्दे पे। भाई यार ऐसा कैसे, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं, मतलब बिल्कुल मैंने देखा ही नहीं ऐसा लग रहा सच में। जबकि आपने देख लिया होगा सर 20 मीटर हाई लिखा, मुझे बिल्कुल नहीं यकीन आ रहा भाई। मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अभी गायब था, अभी अचानक से प्रकट हो गया। जबकि मैं ढूंढने की कोशिश की थी इंटेंशनली कि कुछ इस तरह की चीज गिवन हो, लेकिन नहीं दिखी उस समय। टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जैसा मैं कह रहा था ना, वो मैंने ऐसी सोच समझ के अपने दिमाग से कहा था, लेकिन सच बात वही है, होना ही था। कहने का मतलब है ये बिल्डिंग है और इसकी हाइट उन्होंने दे रखी है, एक्स मत मानो इसे, ये 20 मीटर दे रखी है। और ये जो चीज है माय डियर, ये बिल्डिंग है, और ये एग्जैक्टली वैसी चीज है जैसे आप अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में देखते होंगे कि आज ही अपने घर टावर लगाएं और प्रति माह 50,000 रुपये किराया और 2 जनों को एयरटेल में नौकरी, और इस तरह की चीज़ें के ऐड आते थे पहले। तो अभी तो खैर पता नहीं आते होंगे। तो अभी क्या किया, अखबार पढ़ना छोड़ दिया, न्यूज़पेपर पहले पढ़ते थे यार, अब के जमाने ही चले गए न्यूज़पेपर के। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो आप और अच्छे से दिखा सकते हो, टावर को ऐसे पतला सा दिखा सकते हो, बिल्डिंग को बड़ा सा दिखा सकते हो, जो भी आपका मन कर रहा हो, आप पर डिपेंड करता है। तो चलो भाई एक कम से कम एक खुशी की खबर तो मिली कि ये H + 20 है, इसका मतलब ये। तभी ना मैं समस्या में आ गया था, संकट में। मैंने कहा 3 वेरिएबल कैसे झेलूंगा भाई मैंने।
अकेला अकेला वो भी। तो h प्लस इसका मतलब b से अपॉन y, तो अभी चलता है सर, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशंस तो बनी जाएंगे हमारे पास, तो काम चलेगा, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बात करनी है सर इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल 45 किस में बन रहा है, बीपीसी में। अगर आप बीपीसी ट्रायंगल में देखो, यानी कि बीपीसी ट्रायंगल में अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको 10 45 फिर से दिख रहा है। 10 क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 होता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, अकॉर्डिंगली हो रहा है, लेकिन कोइंसिडेंस बार बार ऐसा बैठता है। देखिए हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया इस बार, परपेंडिकुलर विच इज व्हाट, बीसी डिवाइडेड बाय बेस पीसी। तो BC कितना है हमारे पास 20 है, और हमारे पास PC कितना है y है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, 20 डिवाइडेड बाय y है। तो हम क्या कहेंगे 1045 बराबर 1 हो गया, बराबर 20 डिवाइडेड बाय y हो गया। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 20 हो गया, और 20 को हम मीटर में लिखेंगे क्योंकि हाइट वगैरह मीटर में दी हुई है। इसको 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे, और चुपचाप शांति के साथ फ्रॉम 1 and 2 करेंगे। मतलब आप अपने साथ ही करना, आप शांति को ढूंढने कहाँ जाओगे, लेकिन कुल मिलाकर 1 और 2 में आप बोलोगे यहाँ पर कि y√3 बराबर हो गया हमारे अकॉर्डिंग h प्लस 20, और y की वैल्यू जो दे रखी है उसे रख दीजिए प्लीज़। या आपने 2 से जो y की वैल्यू निकाली है, दिस वॉज 20√3, उस 20 को इधर ले आओ, यू आर ओनली लेफ्ट विद h। इफ़ यू वांट टू टेक 20 एज कॉमन, देन इनसाइड द ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद दिस काइंड ऑफ थिंग। ये ठीक है, इसके पीछे प्लीज़ मीटर लगा देना, ठीक है। थोड़ा बहुत ये जो घिचपिच होती है इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो भी है यही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आराम से करो, मैं देख लेता हूँ वीडियो वगैरह काम कर रही कि नहीं कर रही। हेलो हेलो, कई बार क्या होता है मैं लगा पड़ा हुआ बोलने में, वीडियो गायब, ठीक है। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्लैरिटी होगी क्वेश्चन में, और एक बात आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठ रही होगी। मैंने पहले ही कहा ये चैप्टर ऐसा है कि आप आराम से सिर्फ बैठ के ऐसे हाथ बांध के भी देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, समझने के बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको हर बार दिखेंगे 3 ट्रायंगल भी नहीं दिखेंगे, इवन 2 ही दिखेंगे। बस क्वेश्चन में हल्का हल्का जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करके वो क्वेश्चन बनाने वाले की क्रिएटिविटी देखी जाएगी कि वो कितना अच्छा बना पा रहा है, अदरवाइज करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बतानी थी माय डियर, हमने h अज्यूम किया था, तो h हमारे पास कुछ निकला, ये 20 ऑफ √3 - 1। √3 1.73 होता है, 1 जाएगा 0.73 होगा, 0.73 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आराम से हम कर लेंगे इस बात को, आगे बढ़ते हैं। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of same वैसी क्वेश्चन है जैसे ना एक स्टैचू है, पेडेस्टल है। पेडेस्टल बेसिकली एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप स्टैचू को रखोगे, है ना। स्टैचू है बेचारा, इतना स्टैचू है, अब तो आप ज़मीन में तो रखते नहीं हो, अब स्टैचू को तो ऊपर दिखना चाहिए जनता को, तो स्टैचू को रखोगे। जैसे कि एक बारी के लिए आपने देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास ये समझ में आया। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, लाइट है। अब लाइट है, लाइट तो सिर्फ इतनी सी है ना, ये जो ऊपर का दिख रहा है ये बेसिकली पूरा का पूरा पेडेस्टल हो गया। ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट अ पेडेस्टल, ठीक है। तो ये पेडेस्टल हमारे पास हो गया। तो कुल मिलाकर के वैसा ही सेम सिचुएशन है, हमारे पास इस तरह का एक पेडेस्टल होगा कुछ इस तरीके से। मैं उसको हल्का सा ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको अलग से लगे। बोला गया कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। एक स्टैचू बनाने की सोच रहा था मैं, ठीक है, वो बनाया था लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा का स्टैचू है ये, और क्या होता है, लाफिंग बुद्धा, ठीक है। तो लाफिंग बुद्धा का ये स्टैचू है, ये बैठा हुआ पेडेस्टल के ऊपर, मजा आया। तो कुल मिलाकर के बात यह है इस तरीके की। सर फनी हो यार आप, यार फनी है हम, बस यही है, क्या करें। देखो चलो देखो, एक ना ऋषिकेश जाओगे ना कभी अगर आप, वहाँ पे एक चोटी वाला है, पता है आपको, ये चोटी वाला है, ठीक है। तो अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द 1.6 मीटर टॉल। इसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर टॉल है ये। वो बच्चा 1.5 मीटर टॉल था, ये 1.6 मीटर टॉल है। पता, इतनी बड़ी ऊंची मूर्ति है, वाह। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल के टॉप में बैठे, दिस इज व्हाट अ पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, ठीक है। हाँ, और क्या है सर आपके पास, और सर और पेडेस्टल है, और कुछ है हमारे पास। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैचू, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से जो एंगल जा रहा है इसका टॉप ऑफ द स्टैचू का, वो 60 डिग्री है। क्वेश्चन को प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगर इसे पॉइंट पे अज्यूम कर लेता हूँ, दिस एंगल इज 60 डिग्री। कौन सा एंगल, अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, स्टैंड यार मैंने बैठा दिया, आई एम सॉरी इसके लिए, ये खड़ा होकर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप, पेडेस्टल का टॉप नहीं, पेडेस्टल का टॉप स्टैचू का बॉटम है फिलहाल, इज 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, वेयर इज पेडेस्टल, पेडेस्टल इज दिस। पेडेस्टल का टॉप कौन सा है माय डियर, उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से देखना है, लेकिन इस बार पेडेस्टल का टॉप देखना है, तो वो ये है,
ये इस 45 डिग्री, अरे आप अज्यूम मतलब आप थोड़ा सोचो क्या सही लिख रहे हैं, हाँ सही है बिल्कुल सर, क्योंकि ये छोटा कम एंगल है इसलिए छोटा है, और ऊपर बढ़ाओगे तो 60 डिग्री होगा, बिल्कुल सही बात है। तो 60 डिग्री ये वाला है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कितना इजी क्वेश्चन, मतलब सिचुएशन समझ में आई। अगर अब देखो इसमें कई बार बच्चे क्या पूछते हैं, सर फिगर बनाना है, भैया ऐसा मत क्वेश्चन पूछना प्लीज। फिगर बनाने के बिना कैसे कर लोगे आप, समझ कैसे लोगे सिचुएशन को। सिचुएशन समझने के लिए हमें खुद ही ड्रॉ करना है, आराम से चिल होके करना है। वो दे ही इसलिए रहे, क्वेश्चन दिया इसलिए गया कि हो सकता है। ट्रस्ट मी माय डियर, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, मैं प्रैक्टिस करके ऐसे नहीं आ रखा क्वेश्चन को। और मैं नहीं आता हूँ इसलिए नहीं आता हूँ, मेरा कारण ये रहता है मैं रॉ रखना चाहता हूँ अपने आप को आपके सामने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियो पब्लिश होने से पहले वीडियो को फिर रिविजिट भी करता हूँ कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, अगर गलत बोला तो उसे करेक्ट करूँगा या वीडियो दोबारा शूट करूँगा। मैं ये बार बार इसलिए कहना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ें मैं क्यों विश्वास दिलाता हूँ कुछ चीज़ों को, क्योंकि मुझे इस तरह के शक होते थे जब मैं पढ़ाई करता था कि ये सब चीज़ें मिले रहते हैं, टीचर्स और ये बुक वाले सब आपस में मिले हुए रहते हैं, क्वेश्चन का आंसर जबरदस्ती निकालने की हो रही होती है, मुझे ऐसा शक होते थे। तो मुझे लगता है आपको भी कहीं ऐसे ना होते, इसलिए मैं आपको बार बार भरोसा दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो बोला गया है वो करने का अपने को, मैथ्स मतलब ये है, वो क्वेश्चन बोल रहा है, वो जो बोल रहा है हमें उसे मैथ्स की लैंग्वेज में बोलना है, वो लैंग्वेज में बोल रहा है इंग्लिश हिंदी में। आ जाओ बात। And from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal. Find the height of the pedestal. Pedestal कौन सा है, ये वाला। Let's say height है। बाहर चल रहा भयंकर तरीके का फंक्शन, आज गणेश चतुर्दशी है, शायद विसर्जन वगैरह है ना, भयंकर फंक्शन कोटा में, भयंकर वाला बाहर पे। आवाज़ शायद आपको नहीं आ पा रही क्योंकि इसमें तो फिर भी काफ़ी साउंड प्रूफ है, लेकिन फिर भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं यहाँ तक। मज़ा आ रहा है, डांस करने मन कर रहा है। ये है गणपति बप्पा मोरया। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। चलो अगेन विल डू द सेम थिंग, ठीक है। कुछ नामकरण कर देते हैं इसको, देखिएगा A B C ऐसे ही बोल दिया कुछ, ठीक है, कुछ भी रैंडम नाम दे दिए। बद्री की दुल्हनिया, यार ये कोई और ही फंक्शन बना रहे क्या ये। इन ट्राइंगल CPB, देखो CPB ट्राइंगल पे ऑब्जर्व करेंगे, देन विल गेट द हाइट। टोटल हाइट इज 1.6 इस मोटू की हाइट है, और नीचे h, तो 1.6 प्लस h। तो हम बोलेंगे हम एंगल देखेंगे 10 ऑफ 60 डिग्री बन रहा है। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाय, इस चीज़ को कुछ अज्यूम कर लीजिए, लेट से x मीटर मान लेते हैं, बेस को मान लिया करो, चिल होकर के, कोई टेंशन नहीं है, फिलहाल ही हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हो, √3 बराबर 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई x। इससे ज़्यादा आप कुछ फिलहाल के लिए तो नहीं कर सकते, उसको ऐसे ही रहने दो, जरूरत पड़ेगी खोल देंगे इसे, अभी फिलहाल कुछ ज़्यादा काम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, दूसरे ट्राइंगल पे है जिसमें 45 डिग्री एंगल बन रहा है, प्यार से। लेकिन देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, लेकिन ना देखो इन ट्राइंगल, क्या नाम है उस ट्राइंगल का 45 वाले का, वो A से R का PB, APB। अगेन देर इज नीड ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की यूज़ पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं होता, पढ़ रहा है तो क्या करें, ये हाइट है इस बारे में। तो बेसिकली व्हाट वी शुड से कि 10 ऑफ 45 डिग्री बराबर हो गया परपेंडिकुलर, दिस टाइम परपेंडिकुलर लेंथ है h मीटर, ये हो गया परपेंडिकुलर h, और डिवाइडेड बाय बेस कितना है इस बारी में x है। तो ये अगर हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें, 1045 1 होता है, एंड दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय x, यानी हम कह सकते हैं कि h बराबर x हो गया, h बराबर x हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आप एक बारी के लिए से कह सकते हो, क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलेंगी। दो इक्वेशंस देखोगे, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में दो इक्वेशंस बनेंगी, वो दो इक्वेशंस को आपस में इधर उधर करके आपका आंसर हमेशा आ जाएगा, क्योंकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हो चुका है चैप्टर 3 का। जस्ट डू दिस नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इफ यू आर सॉल्विंग इट, तो हम बोलेंगे कि देखो ये वाला क्या है, एक बार थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ, x√3 बराबर 1.6 प्लस h है, ठीक। अब जैसे हमें फोकस करना है क्या निकालने पे, हमें h निकालना है, तो हम x को एलिमिनेट करेंगे, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है। तो x को एलिमिनेट करेंगे, यानी x के प्लेस पे h रख देंगे, h के प्लेस पे भी x रखते तो फिर उससे x निकलेगा, लेकिन अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी h निकालना है, इसीलिए मैंने x को रिप्लेस करना ज़्यादा पसंद किया, h को बचाए रखा, रिजर्व रखा, अपने पास कंजर्व रखा। तो मैं कह सकता हूँ h√3 माइनस का h बराबर 1.6 हो गया, और फाइनली h कॉमन आया इनसाइड द ब्रैकेट, √3 माइनस 1 बराबर 1.6 टाइप का कुछ आया, और h बराबर 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस का 1 आया, और इस तरीके की चीज़ मेरे पास जो रिजल्ट में आई है दैट इज़ इन मीटर। तो माय डियर ये आया। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो इफ़ यू वांट, तो एक बारी में मैं देख लेता हूँ। 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 है ना, इफ़ यू वांट देन यू कैन डू दिस, ज़बरदस्ती नहीं होता, वैसे करना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब अगर कुछ हो रहा हो फ़ायदा तो एक बारी के लिए देख लेते।
√3 - 1 a - b a + b विल गिव यू a² - b², ऐसा ही होगा। तो 2 होगा और थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हुआ, वैसे बोलो ना बोलो 0.8 हुआ, √3 - 1 कुछ तो फ़ायदा थोड़ा बहुत तो हुआ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ, तो ये मीटर में आ गया, दैट इज़ द रिजल्ट। ये क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रल। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, लेट मी चेक। हेलो हेलो, यस, ठीक है। तो ये हमारे महाशय जो थे खड़े थे, लेकिन हमने इन्हें बैठा दिया। अब कब तक खड़े रहते यार, खड़ा रहना मेरी मजबूरी है, इनकी थोड़ी ना, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अरे यार वीडियो लाइक नहीं करते आप लोग, मैंने सुना आप लोग कह रहे थे मुझे, मतलब टीम वाले कह रहे कि आपके वीडियो पसंद नहीं आते, आप लोगों को, आपको हम हटा रहे हैं यहाँ से। बड़ा बुरा लगा उस समय, बोल रहे कि भाई जाओ आप घर जाओ, मैथ्स वैथ्स आपका पढ़ाया हुआ कुछ समझ आ नहीं रहा किसी को, लास्ट लेक्चर है मेरा ये, इसके बाद नहीं पढ़ा रहा मैं। एक पीछे से अच्छा सा BGM बजा देना यार कुछ, ठीक है, इमोशनल टाइप। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। चलो कोई बात नहीं, लास्ट लेक्चर अच्छे से अपना, मैं तो अभी तक भी अपना बेस्ट दे ही रहा था, अब क्या नया ही क्या पढ़ा लूँगा, अभी भी दे ही देता हूँ। समझ, क्या करोगे, लाइक करके छोड़ो। देखो चलो यार, शेयर नहीं, शेयर भी मत करना, क्यों करोगे शेयर आप, मैं हुई कौन आपके लिए, लगता ही कौन हूँ मैं, रहने छोड़ो यार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब देखो आपको थोड़ा हल्का सा जज करना पड़ेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो उससे थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन इतना तो होगा ही कि एक छोटा होगा एक बड़ा टाइप का कुछ होगा। तो या तो ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करो पहले में, और पहले में सही हो जाए, अदरवाइज दूसरा सही होगा अगर पहला गलत होगा तो। जैसे देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अगर ये टावर में मान लूँ इसे एक बारी के लिए, एंड इफ इट इज अ बिल्डिंग, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन सा क्या होगा, बड़ा छोटा कौन सा क्या बनाना है, एक जनरल सोच के हिसाब से कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी सोच गलत होगी तो इसको पलट दूंगा, फिर मैं स्वैप कर दूंगा। तो फिलहाल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, दे आर आस्किंग फॉर दिस, यानी दिस वन, ये, ठीक है। The angle of elevation of the top of building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is, यानी from the foot of the building अगर आप मेजर करोगे ये चीज़ 60 डिग्री। अब इसको फटाफट नोट भी कर लेते हैं इससे पहले कि हम भूल जाएं क्या क्या था। ये 60 था एंड दैट वाज 30। एक बार देखते हैं क्रॉस चेक करके हमने क्या सही बोला। हाँ, उसने कहा था वहाँ पे, ध्यान से पढ़िए, बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, इसके टॉप को देखना है। लेकिन उसी तरीके से एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप देख रहे हो आप, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से वो 60 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इफ दिस टावर इज 50 मीटर हाई, then the height of the building is, then what will be the height of the building, ऐसा क्वेश्चन। अभी तक के पूरे क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन मुझे महसूस नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा डायग्राम सही है फिर तो, ठीक है ना। और वैसे एक जनरल नॉलेज भी लग रहा था मुझे, अब समझ में आया थोड़ी देर बाद, अरे सर टावर बिल्डिंग से बड़ा थोड़े ना हो जाएगा यार, मतलब एक सोचो ना, थोड़ी देख ले जनरल नॉलेज के लिए कि टावर बिल्डिंग में कौन बड़ा होगा, बिल्डिंग ही बड़ी होगी मेरे हिसाब से, तो सही भी रहा फिर उस हिसाब से, ठीक है ना। सद विचारी सद किया आँख नैनन प्रीतम रम रहा दूजा समा न जाए, पीत जो लागी, पीत जो लागी घुल गई, पीह गई मन माही, पीत जो लागी घुल गई, पीह गई मन माही। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, ठीक ही पड़ी बारात। साहिब मेरा एक है, दोनों ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं मजे के साथ, दूजा समान पाए, साहिब मेरा एक है।
चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। ये इतना ही होगा सिम टू सिम। जिनको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। क्या बात है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। चलिए इधर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 10/30 कितना होता है 1/√3 h+50 डिवाइडेड बाई x। पहली इक्वेशन है, जरूरत नहीं है कुछ करने की, तो यहीं पे छोड़ है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। पहला ट्राइंगल में 30 डिग्री एंगल था, टोटल हाइट h+30 50 है। 50 क्यों? क्योंकि इसके सामने टावर था, टावर का पैरेलल खींचा तो 50 हो गया। बहुत जनरल सा ऑब्जर्वेशन है। नाउ अगेन व्हाट, फिर इन ट्राइंगल दूसरा वाला जो जहाँ पे राइट एंगल बन रहा होगा, देखो आराम से जिसमें बन रहा होगा, बड़ा वाला हमने ले लिया 30 वाला, आराम से 60 वाला बन रहा है सर BCD वाला। इन ट्राइंगल BCD या फिर जो भी आप इसे कहना चाहते हो, उसमें 60 डिग्री बन रहा है आराम से। सो यू कैन सिंपली से कि 1060 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 1060 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच हाइट डिवाइडेड बाय दिस। तो हाइट ऑफ द टावर विच इज 50 एंड डिवाइडेड बाय x, द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। वेरी गुड, ईजी है। ठीक है, तो इसको सर थोड़ा सा 60 की वैल्यू 10 में कितनी होती है? अच्छा ये तो इसमें तो ईजी है ना यार, 10 30 60 कितना होता है? अब ये तो नहीं समझाना पड़ेगा आप लोगों को कहीं। 50/√3 मीटर। ठीक है, ये जरूर लिखा करो मीटर वीटर, तो समझ में आता है कि आप अच्छे बच्चे हो। चलो इक्वेशन 1 और 2 से हेल्प लेते हैं। मेरे ख्याल से पूछा तो ये होगा नहीं जो हमने निकाला, इन्होंने कुछ और ही पूछा होगा। हाँ ये नहीं पूछते भाई ऐसे, इन्हें पता है कि कैसे काम पे लगाया जाए इन लोगों को। जो निकलता है वो पूछते नहीं है फ्रॉम 1 और 2, लेकिन कोई बात नहीं। x बराबर h+50 इंटू √3, h+50 इंटू √3, ऐसा ही कुछ है, ये हो गया। तो हम बोलेंगे x तो सर हमें नोन है 50/√3, विल सिंपली राइट 50/√3। उस √3 को बोलेंगे भैया प्लीज़ आप यहाँ आ जाओ, प्लीज़ भैया प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बोला ठीक है आ रहा हूँ। 50 के अपॉन में √3/√3 3 हो जाएगा, वो 50 को मन करेगा इधर आ जाएगा, बराबर h बचेगा, 50 कॉमन आएगा ऐसे करके, और 1/3 बचेगा, माइनस का ये 1 होगा, बराबर का ये h होगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि h बराबर यहाँ पर हो गया कितना, 3 एकम 3। गलत हुआ कुछ, देयर इज सम एरर, h नेगेटिव आया। लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट। अभी पकड़ते हैं कुछ तो हुआ है गलती। गया दया कुछ तो गड़बड़ी है भाई यहाँ पे। दया कहाँ हो आप? गड़बड़ी है कुछ। h+50 डिवाइडेड बाई x, √3 इज मल्टीप्लाइंग विद h+50, इट इज़ वेरी गुड। x की वैल्यू 50/√3 थी, ये भी सही है सर। 50/√3 के अपॉन में √3 आया, h+50 बचा, 50/3 आया। ऐसा कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? लेट मी चेक इट अगेन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये भी सही है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। लेट मी चेक इट यार, गलती क्या हो रही है? h+50 डिवाइडेड बाई x किया मैंने, बिल्कुल सही है। 1030 सही है। 1/√3 h+50 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। दूसरे ट्राइंगल में 1060 डिग्री के लिए काम किया, मैंने लिखा 50 डिवाइडेड बाई x, बिल्कुल सही है। √3 इज इक्वल टू 50/x, x √3 बराबर 50 सही है। x बराबर 50/√3 बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। अब मैं जब आ रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, तो मैं देख रहा हूँ x बराबर h+50 इंटू √3 हो रहा है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। तो x की वैल्यू 50/√3, 3 यहाँ आ रहा है। कुड इट बी पॉसिबल? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कुछ वो हो रहा है क्या गलत? नेगेटिव क्यों आ रहा है? फाइंड द हाइट। ये आंसर नेगेटिव में इसलिए आ रहा है प्रणव, क्योंकि वहाँ पर h अगर नेगेटिव आ गया, इसका एक मतलब है कि जो मैंने माना हुआ था पहले स्टार्टिंग में कि बिल्डिंग ऊंची है और टावर छोटा है, वो उल्टी बात है। इसका मतलब ये बतानी चाह रही है मैथ्स। यानी अगर मैं इस h की जो नेगेटिव वैल्यू आई है, अगर इसको ही मैं वहाँ पर रखकर AC को कैलकुलेट करता हूँ, यानी 50 प्लस h, यानी 50 प्लस माइनस ऑफ जो भी ये वैल्यू आ रही है h की डालता हूँ, तो मेरे पास करेक्ट आंसर आएगा। स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वैसे चाहता हूँ कि आप लोग बस चेक करो, मैं से अभी आगे बढ़ रहा हूँ उसको छोड़ करके। 50/3 माइनस, मेरा आंसर नेगेटिव में क्यों आ रहा है? ये मेरे समझ ही नहीं आ पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है टावर ऊंचा है? ऐसा तो नहीं हो गया कहीं? फिर तो अनर्थ हो जाएगा यार।
एक बारी में आ कितना रहा, -2/3, 50 × 2/3, 100/3, नेगेटिव का पता नहीं क्या रहा। एक बार ना मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोक रहा हूँ, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली बुक भी नहीं है यहाँ पे, शिट मैं बुक भी नहीं लाया, किस में चेक करूँ मैं आंसर अपना, रुक जाओ, बड़ा अजीब सा लग रहा है इसको देख के। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस 9th क्वेश्चन पे डियर स्टूडेंट्स मैं आऊँगा, ठीक है ना, आगे बढ़ रहे हैं। 10th क्वेश्चन के देख रहे हैं, मैं आऊँगा इस पर, एक बार कोशिश करूँगा, एक बार दोबारा आऊँ लास्ट में। 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, ठीक है। उसको देखेंगे, अभी कुछ एरर है, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आपने उस एरर को पकड़ लिया होगा, जबकि मैंने 2-3 बार करा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कितने भी बार कर लो नहीं पकड़ पाओगे आप, ऐसी गलती आप कभी कभी कर देते हो, शायद मैंने वैसी कुछ कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग हमारे पास कुछ एक चीज़ है, ये देखिएगा, वेट, ये हमारे पास क्वेश्चन जो बोला हुआ उस पे, उसके आधार पर हम करने की कोशिश करते हैं। द पोल्स, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू द ईच अदर, यानी कि 2 पोल हैं, दोनों की हाइट इक्वल है। लेट अस से एक का नाम पोल ए बी है, एक का नाम लेट अस से पोल सी डी है, ठीक है। दोनों इक्वल हाइट के हैं तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों की सेम हाइट है, अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, ईच अदर ऑन द साइड, मतलब कि ये रोड है बेसिकली, ये रोड जा रही है, दोनों पोल खड़े हो रखे हैं वहाँ पे, इधर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, यानी कि ये रोड, क्योंकि ये रोड की चौड़ाई है, ये 80 मीटर वाइड है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30। ऐसा कोई एग्जैक्टली नहीं पूछा, बोला उसने कि भाई एकदम बीच से, मतलब ऐसा जनरली वो कहना चाह रहा है कि इनके बीच में कोई पॉइंट लिया, ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 80 मीटर वाइड रोड थी, क्वेश्चन ने क्या बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, जैसे कोई एक पॉइंट ले लो, रेंडमली कोई एक पॉइंट ले लो, सेंटर सी बोल दो, एग्जैक्ट सेंटर नहीं हो, ऐसी सी ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, क्योंकि समझने वाली बात है वो एग्जैक्ट सेंटर नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट होता तो दोनों एंगल सेम ही बना रहा होता शायद जनरल नॉलेज से। अगर एग्जैक्ट सेंटर होता तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता तो फिर वो एंगल भी सेम ही बना रहा होता, कंग्रुएंसी वगैरह कुछ तो लग रही होती। तो कहीं ना कहीं एक के साथ तो 60 बना रहा है, एक के साथ 30 बना रहा है, तो मैं एक बार के लिए पॉइंट को इधर करता हूँ, तो इधर करता हूँ, तो फिर आपको समझ में आएगा 60 कौन सा 30 कौन सा। जनरल नॉलेज लाने की कोशिश करो, ऑल्दो जरूरत नहीं है, फिर भी लगाओ। मान लेते हैं यहाँ से वो इसको देख रहा है एक बार, और इस पॉइंट से वो इसको देख रहा है एक बार, इस तरह से। तो यहाँ से जब वो देख रहा है, जब वो यहाँ वाले पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, तो लेट से ये वाला एंगल 60 डिग्री बन रहा है और इस वाले के साथ 30 डिग्री का एलिवेशन हो रहा है इस पॉइंट से। तो मैंने कोशिश किया जितना नज़दीक ले जाऊंगा उसके, तो उतना एंगल बढ़ता रहेगा, जिसके नज़दीक आप जाओगे जिस पर्टिकुलर के, उसका एंगल ज़्यादा होगा। ये जनरल ऑब्जर्वेशन से कह रहा हूँ, वो आपके स्कूल की बिल्डिंग वाला याद कर रहे होगा, तो इसलिए मैंने उस ऑब्जर्वेशन से कहा, ऑल्दो उसकी जरूरत उतनी ज़्यादा है नहीं। The angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the pole. एक तो ये डिस्टेंस बताना है, लेट से ये डिस्टेंस x है, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस 80 माइनस x होना चाहिए। तो एक तो हमें ये डिस्टेंस बताना है कि पोल 1 पोल 2 से कितनी कितनी डिस्टेंस पर वो था, क्योंकि बीच में तो है नहीं। दूसरा हमें हाइट बतानी है पोल्स की, क्योंकि अगर इसकी हाइट h है तो ऑब्वियसली इसकी भी h है, तो एक हमें h और x सिर्फ 2 वेरिएबल है, 2 ही राइट एंगल है, काम हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इस पॉइंट को कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे इस पॉइंट को सी तो हमने ऊपर बोल रखा है, इसको ई नाम दे देते हैं एक बारी के लिए। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई पे मैं डिस्कशन करूंगा, देन इट इज़ लाइक 10-30 डिग्री बराबर हो जाएगा h डिवाइडेड बाई x। तो आप बोल सकते हो कि 1/√3 इज सिंपली इक्वल टू h डिवाइडेड बाई x। फिलहाल ये इक्वेशन बनी, आगे बढ़ो। अब आप क्या बोलोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे इन ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, 60 डिग्री वाला, विच इज व्हाट CDE। हम बोलेंगे 1060 डिग्री इज इक्वल टू h/80 माइनस x। आप 60 डिग्री को चेक करोगे, ये हो जाएगा √3 बराबर h डिवाइडेड बाई 80 माइनस एक्स, और आप बोलोगे 80 माइनस एक्स इज मल्टीप्लाइंग विथ √3 बराबर का h हो गया, ये इस तरीके से। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ बोथ, यानी x और h। तो विल जस्ट टेक द हेल्प फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। हम यहाँ पे बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, और दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम बोलेंगे कि ये वाला हो गया h √3 बराबर x निकल रहा है कहीं ना कहीं। आप देखोगे h √3 बराबर x निकल रहा है, बाई जस्ट पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर। हम देखेंगे 80 माइनस x √3 बराबर h, और h की वैल्यू कितनी है माय डियर, x/√3। ठीक है, कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली दोनों ही निकालने हैं। तो h बराबर, चाहते तो आप x की वैल्यू डाल देते या व्हाटएवर यू वांट। h की वैल्यू मैंने डाली फिलहाल x/√3। √3 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 बना देगा उसे, तो 80 माइनस x इज मल्टीप्लाइंग बाई 3 बराबर x। ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, यानी 240 माइनस 3x बराबर x।
आप इसे फर्दर अगर सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 240 बराबर 4x और अल्टीमेटली योर x इज इक्वल टू 60, यानी x बराबर 60 आ रहा है, यानी कि दिस मच डिस्टेंस इज 60 मीटर। इफ इट इज 60 मीटर देन इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये 20 मीटर होगा क्योंकि टोटल 80 था, ठीक है। और अगर आप इसकी हेल्प ले लोगे किसी भी एक की, जैसे आप इसकी हेल्प ले लेते तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x बराबर चूंकि h√3 था एंड यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें h निकालना है तो h बराबर हो जाएगा x अपॉन √3 और x हमने कैलकुलेट किया दैट वाज 60, तो 60 अपॉन √3 एंड देयर इज नीड टू डू द रेशनलाइजेशन, तो √3 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, तो ये 3 होगा, इसे 20 टाइम्स कट करेगा, सो अल्टीमेटली h इज इक्वल टू 20√3 मीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास h निकल गया 23 रूट मीटर, यानी कि हमें समझ में आ गया कि जो हाइट ऑफ द पोल्स है वो कितनी है, और हमें ये भी समझ में आ गया कि जो वो पॉइंट है जहाँ से ऑब्जर्वेशन चल रहा है वो इधर ऑफ द पोल से कितनी डिस्टेंस पर है, 80 और 20 मीटर पे है। और देखो जैसे कि मेरा ऑब्जर्वेशन था और वो बहुत सही था, मैंने उसको क्लोज रखा था ज़्यादा उसके, तो ये डिस्टेंस कम ये ज़्यादा था, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन था मेरा। ऑल्दो ये फ़र्क नहीं डालेगा, लेकिन हाँ अगर मैं टीचर हूँ तो मैं इस चीज़ पे भी थोड़ा फोकस करूँगा कॉपी देखते समय, क्योंकि आंसर तो दोनों के सही होंगे, नंबर तो पूरे देने पड़ेंगे, लेकिन मुझे समझ में आएगा कि किस पे ज़्यादा समझ थी बच्चे पे, ठीक है। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी, हेलो, ठीक है। एंगल से हमें हल्का डिसीजन तो लग ही सकता है कि वो क्लोज है उसकी कितनी दूर है। अब मुझे इस क्वेश्चन पे बड़ा वो हो रहा है अभी कि इस क्वेश्चन में हो क्या गया आखिर। असल में मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि हमें मेरा नेगेटिव में आ रहा है डिस्टेंस, मेरे समझ ये नहीं आ रहा कि भाई नेगेटिव में आ क्यों रहे हो तुम यार, इससे अच्छा नहीं आओ यार, ठीक है। हाँ एक राउंड मार के चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ क्या आपको पकड़ में आ रही है गलती, क्योंकि इससे ले दे के कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही है कि मैंने वैल्यू तो गलत नहीं रखी, मैंने बिल्कुल सही वैल्यू रखी है। 1060 बराबर the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. पता नहीं यार क्या हो गया, घर जाके देखूंगा। देखो, a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. वाह यार कितना अच्छा टावर है ना। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. कैनाल यानी एक नहर है, जैसे स्वेज कैनाल आपने सुना होगा, इस तरह की कोई भी है उसके बगल में, क्योंकि कैनाल नहर कहूँगा तो आप सोचोगे आपके घर के अड़ोस पड़ोस में जो नहर बह रही है वो वाली, उसके बगल में एक टावर खड़ा है, वो भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी टावर की शक्ल देख के उस हिसाब से मैंने सोचा एफएल टावर लग रहा है। तो अ टीवी टावर स्टैंड्स, अरे टीवी टावर है तो अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ऐसे ही रहते हैं कैनाल के बैंक में, हमारे गाँव के पास भी एक मैंने देखा है। स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, फ्रॉम बैंक मतलब किनारे में, ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। पूरा फिगर ही दे रखा है इन्होंने, तो पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा क्वेश्चन, तो फिगर दे रखा है इन्होंने। तो फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि ये एक सी पॉइंट के अलावा डी पॉइंट की बात कर रहे हैं, 20 मीटर अवे है, away from the point on the line from the point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. ये 30 डिग्री है। बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। आपको इस टावर की हाइट बतानी है और विड्थ ऑफ द कैनाल बतानी है। बेसिकली दिस वाज द कैनाल, मतलब जिसको एक्स बोल देता हूँ मैं। क्वेश्चन को दोबारा समझ लो, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होगा। ए टीवी टावर स्टैंड है वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, एक कैनाल के बगल में खड़ा हुआ है। बोला गया कि पॉइंट ऑन द फ्रॉम a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। बस ये, यानी कि इस कोने पे टावर खड़ा है कैनाल के, इस कोने पे एक पॉइंट है जहां से आपने ऑब्जर्व किया 60 डिग्री एंगल पर आपको दिखा टावर का टॉप, उससे आप 20 मीटर और दूर जाते हो, इस पॉइंट से ऑब्जर्व करते हो तो आपको 30 डिग्री दिखता है वो चीज। वो पूछा है कि बताओ कैनाल की विड्थ कितनी है, ऐसे तो कुछ पूछ रहा होगा। फाइंड द हाइट इन द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ कितनी है पूछ रहा है और हाइट कितनी है, दो वेरिएबल्स हैं। पूरा क्वेश्चन बनाया है अपने पास, सब कुछ दे रखा है, फिगर बोल भी रखे, फिगर में देखो तो फिर हम देख ही लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी पे चर्चा करते हैं सबसे पहले। राइट एंगल ट्राइंगल आप एकदम देखेंगे तो आप पाएंगे कि टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री सिंपली इक्वल टू h अपॉन x, ये ऐसा होगा। 1060 √3 होता है तो दिस इज सिंपली √3 डिवाइडेड बाय ये, तो आप कह सकते हो कि x √3 सिंपली इक्वल टू h, ये आपके पास निकल के आएगा। ये आपके पास पहला हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे हम आते हैं, हम बोलेंगे इन ट्राइंगल, आप प्लीज इसको इधर समझ लेना। इन ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ अभी ADB पे, इस बड़े ट्राइंगल ADB पे बात कर रहा हूँ। 1030 लग रहा है इस बार और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री सिंपली इक्वल टू h अपॉन कितना हो गया 20 प्लस x, ये हो गया। 1030 की वैल्यू रखिए 1 अपॉन √3 एंड दैट इज जस्ट इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x, ये हो गया, है ना।
आप h की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, x की यहाँ डाल दो, कुल मिला के हमें h और x ही निकालना है। टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये बन चुका है, ठीक है ना। तो हमें इसको इक्वेशन नंबर 2 मान करके 1 और 2 से सॉल्व करना चाहिए। व्हाट वी शुड हैव टू से, क्या हम बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखिएगा प्लीज ध्यान से। 1 एंड 2 से मैं h की वैल्यू को उठा के अगर यहाँ डालता हूँ, मैं बोलता हूँ 1/√3। h की वैल्यू कितनी है माय डियर, h इज सिंपली x√3। h को उठा के डालता हूँ जो कि x√3 है, डिवाइडेड बाय 20 + x। 20 + x मल्टीप्लाई में यहाँ चला गया, x√3 इंटू √3 विल गिव यू x इंटू 3, ठीक है ना। तो 20 बराबर हो जाएगा 2x, 3x में से x गया 2x, और x इज सिंपली इक्वल टू 20/2 विच इज 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ द कैनाल, या कितनी वाइड है वो आपकी कैनाल, वो 10 मीटर यानी 10 मीटर चौड़ी है। इतनी चौड़ी तो हमारी सड़क ही थी भी पीछे, हाँ इतनी होती है वैसे भी कैनाल्स, ठीक है ना। कैनाल है भैया, वो कोई वो नदी थोड़ी ना है, कोई सिंधु नदी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी x बराबर 10 मीटर आ गया, तो अब इसको कुछ आपने नाम दिया था, फ्रॉम 1 कहा था ना इसको, तो आप कह सकते हो फ्रॉम 1, आप इजीली फ्रॉम 1 कैलकुलेट कर सकते हो द वैल्यू ऑफ h बिकॉज इट वाज x√3। तो h बराबर x√3 है, एंड एज वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10, सो h विल बी इक्वल टू 10√3 सिंपली, एंड दैट इज इन मीटर। सो दिस विल बी योर रिजल्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर भी आपको पता चल गया, दिस इज 10√3 यानी 17.30 मीटर का ये है। 1.73 वैल्यू रखोगे और 10 मीटर की ये है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अब समझ में आ रहा है मुझे दिक्कत क्यों हो रही है यहाँ पे मुझे, भाई ऐसे देखना पड़ रहा मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन पे। आपको मैं छोटा छोटा सा लग रहा हूँ, यहाँ बोर्ड बहुत हाइट पे, यहाँ पे एनवी सर के हिसाब से हाइट लगा रखी है यहाँ पे, तो वो आते हैं तो उनके लिए सेटिंग सही बैठती है। तो या तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म रखा, उसके ऊपर खड़ा होकर पढ़ाऊँ, लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है। तभी मैं कहूँ मेरी सांस क्यों फूलने में लगी हुई, भाई मैं ऊपर देख रहा इतनी देर से यार, एंगल ऑफ एलिवेशन तो मेरा बन रखा है इतनी देर से यहाँ पे। अब पता नहीं माइक वाइक चल रहे नहीं चल रहे, वो भी देखना है कभी। हेलो, from the top of a 7 meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 meter and the angle of सच में यार भाई, अब तो मुझे एहसास भी हो गया कि मैं क्यों थक रहा इतनी देर से। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी एक चीज होती है, बोले फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। देखिए ये आपके पास एक केबल टावर है, और यहाँ पे आपके पास कुछ एक और चीज है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, दिस इज अ बिल्डिंग 7 मीटर, वाह यार बहुत ऊंची बिल्डिंग है ना, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। तो 7, डू यू थिंक मतलब 7 मीटर बहुत होता है क्या, है 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग 70 मीटर तो नहीं होगा ये? गैप भी लग रहा है ना आपको, लग रहा है गैप, और 7 मीटर देखने सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चलो मैं 7 के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। और इसको कोई माइंड नहीं करेगा, ठीक है ना, कि सर ऐसा नहीं होता 70 था। अब देख लेंगे, अगर क्वेश्चन को डिस्टर्ब कर रहा होगा तो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, अदरवाइज चल रहा होगा काम तो चलाएंगे इसी के अकॉर्डिंग, आंसर को अपने हिसाब से देखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि ये जो भयंकर, तो डर आ रहा है भाई, क्या क्या गिर रहा है, नट शट गिर रहे पता है। सिक्सटी डिग्री है, ठीक है ना। इसने बोला कि दिस एंगल इज 60 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर सॉरी, दिस इज अ केबल टावर है एक बारी के लिए, और थोड़ा लिखते समय अजीब लग रहा है, लेकिन ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। डिप्रेशन का मतलब होता है कि एक तो होता है आप ऊपर देख रहे हो, एक बार आप नीचे भी तो देख रहे हो, तो इस बार अभी आप जमीन से बिल्डिंग देख रहे हो, कोई बिल्डिंग से जमीन को भी तो देखता होगा ऐसे करके नीचे, तो उसका हॉरिजॉन्टल ये बन रहा है, लेकिन वो नीचे देख रहा तो ऐसे देख रहा हो, ऐसे जैसे यहाँ से आपको दिख पाएगा कि इस पर्टिकुलर केस में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इस बार बिल्डिंग के उसको देख रहा हो, केबल टावर के उसको देख रहा है फुट को, तो इस बारी में वो एंगल कितना बनता है ये हमें ये भी बता रहे हैं कि दिस इज 45 डिग्री। नाउ दे आर सेइंग डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इट्स मतलब केबल टावर के फुट को देखता है तो 45 डिग्री। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है। तो बेसिकली दिस मच डिस्टेंस लेट अस से इज h बिकॉज दिस इज 7 मीटर, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू दिस। आप इसे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे ये A है पॉइंट, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, और ये पॉइंट E है, ठीक है। तो आप बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, आप बोलेंगे h अपॉन
लेट्स सी दिस इज x, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का x है, तो ऑब्वियसली BC भी उतना ही होगा, BC और DE सेम है क्योंकि, तो हम कह सकते हैं कि √3 बराबर यहाँ से निकल के आ रहा है h/x। फिलहाल के लिए इक्वेशन हम इसे मान लेते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा क्या हो सकता है सर हमारे पास दूसरी चीज़ हो सकती है दूसरा ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल ABC है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल BCE दिख रहा होगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। क्यों नहीं देख पाएंगे सर, हम आप तो ऐसी बात करते हो ना यार, कभी कभी गुस्सा आता है सर आपको देख के मुझे कभी कभी। तो इन BCE, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बारी में इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये तो हमने बहुत बेसिक सीखा हुआ अपनी ट्रिग्नोमेट्री में, और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर 7 है और बेस x है, तो 7/x, तो टेंजेंट ऑफ 45 इज इक्वल टू 7/x हो रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा समझूँ तो 1 बराबर 7/x हो रहा है, क्योंकि 1045 1 होता है, तो x बराबर 7 मीटर निकल रहा है। तो शायद ये बेसिक सी बात मुझे समझ में आ पा रही होगी, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि 45 डिग्री एंगल है। 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1045 1 होता है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, तो बेस भी उतना ही जितना परपेंडिकुलर से 7। अब ये जो चीज़ आ गई, सच में यार बहुत मुश्किल है ना पढ़ाना, मुझे अब समझ में आया भाई सच में। सोचो ना कि मैं इतनी देर से लगा ऊपर देखने में सांसें फूल गई, मैं बोल रहा ऐसा क्यों हो रहा है यार, एक्सरसाइज बराबर कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, प्राणायाम योगा, फिर भी उसके बावजूद क्या हो रहा है ये। अब समझ में आया भाई, यहाँ तो एक अलग ही तरह की एक्सरसाइज चल रही है। तो h बराबर x√3 है। आपको शायद आ भी रही हो माइक में आवाज मेरे बार बार ऐसे सांस को लेने की, ऐसे जैसे मैं बिल्डिंगें चढ़ के आ रहा हूँ कहीं से। x हो गया 7, कभी भाई गलती से भी यहाँ मैराथन लेने की नहीं सोच देनी मैंने, ये बात मुझे ध्यान रखनी है। h बराबर x√3, x की वैल्यू डाल दो 7, तो 7√3 मीटर, ये हो गया। तो हमारे अकॉर्डिंग जो h निकला दिस इज 7√3। तो बिकॉज दे वर आस्किंग फॉर व्हाट, द हाइट ऑफ द टावर, और ये गलती मत करना, आंसर ये मत दे देना उटपटांग सा। जो टावर की हाइट है दिस इज व्हाट, टावर की जो हाइट है दिस इज h + 7। तो h कितना निकला आपके अकॉर्डिंग 7√3 + 7, सो यू विल से 7 कॉमन ले लिया, √3 + 1 मीटर, दिस विल बी द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, 7√3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर बाई चांस, मैं पहले भी कहता हूँ, कहीं पर अगर एरर हो, मैनुअल एरर्स कहीं पर हो, कॉन्सेप्चुअल एरर्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैनुअल एरर मतलब मैंने कहीं पर कुछ चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट गलती से, पूरी गलती से, मैं उसकी जिम्मेदारी अभी से लेता हूँ और उसके लिए अभी से सॉरी भी बोलता हूँ कभी अगर ऐसा हो तो, जबकि मैं जिम्मेदारी से करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ना हो गलती, लेकिन उसके बावजूद भी कभी ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, उसे प्लीज़ करेक्ट कर लिया करो, ठीक है ना, और हो सके तो कमेंट में बता दिया करो, ठीक है, अच्छा लगेगा। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, टावर की हाइट हमें पता चल गई। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. लाइट हाउस, ठीक है ना, लाइट हाउस मतलब एक तरह का, जैसे जब आप शिप वगैरह चलाते हो, आप चलाओगे, हाँ आप ही चलाते हो, जहाज़ों को, पानी के जहाज़ों की बात करें तो वहाँ पर लाइट हाउस बने, जहाँ जो बेसिकली लाइट वगैरह जहाँ से निकलती होगी, ऐसा कुछ समझो आप। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75-meter हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ, मतलब सिग्नल वगैरह प्रोवाइड करने का काम होते हैं वहाँ से। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75-meter हाइट लाइट हाउस, ठीक है। तो ये अगर आप समझो एक बारी के लिए, ये 75 मीटर का एक वो है लाइट हाउस, 75 मीटर का लाइट हाउस है और पीछे 7 मीटर की बिल्डिंग थी, वाह यार मजा आया। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोचो कोई एक बैठ के इंसान देख रहा, लाइटें चमका के देख रहा कहाँ पे कैसे आ रहे करके। दीवार पिक्चर देखिए, उसमें सोल्जर्स जो हमारे होते हैं या जो आर्मी होती है वो भी ऐसी चेकिंग तो करती है अपनी पेट्रोलिंग वगैरह, कभी ऊपर से टॉप में बैठा रहता है, वो लाइटें ऐसे घुमाते हैं वैसा। तो इस बारी में बेसिकली जो यहाँ जो बैठा हुआ इंसान है या जो भी लाइट है, उसके लिए लाइन ऑफ साइट तो ये है बेसिकली ना, लेकिन वो लाइन ऑफ साइट ये जरूर है, लेकिन वो नीचे पे जहाज़ों को देख रहा है, जहाज सी लेवल, ग्राउंड लेवल नहीं बोला था इसने, सी लेवल से 75 मीटर, यानी कि नीचे सी है इस बार, ये सी ही दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब कोई पॉइंट है, इन्होंने क्या बोला था, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ये क्लियर किया उन्होंने, यानी ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दोनों एक ही तरफ है शिप, यानी शिप 1 अगर यहाँ पर है तो दूसरा शिप 2 भी यहाँ पर है, एक दूसरे के जस्ट पीछे। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ताकि आप मान सको कि वो एक लाइन में है। तो जानबूझ के उन्होंने ऐसा भी इसलिए कहा कि वो जस्ट बिहाइंड द ईच अदर, ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि यार ट्राइंगल्स अलग अलग टाइप के बनेंगे। वो बहुत ईजी कर रहे हैं आपके क्वेश्चन को, बहुत ईजी, बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन उसमें आ रहे हैं, एक लाइन के पीछे लाइन। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, थोड़ा रुक जाओ यार, मैं ना सांस वो लेता हूँ थोड़ा 2 मिनट प्लीज़ वेट करो। मैं क्या है ना, मैं इतनी देर में पता नहीं क्या हो गया, मैं भूल गया क्या सांस लेना, पानी पीना तो चलो दूसरी बात होती है, पानी भी पी लेता हूँ मैं, वो भी भूल गया भाई कि सांस भी लेने की हो रही है।
कैमरे के सामने बैठ के इसलिए पीना पड़ता है पानी, कहीं आप हल्ला ना करने लग जाओ। आदत है ना कि क्लास में बच्चे कहीं नज़रों के सामने ही होने चाहिए। कर भी लोगे तो हल्ला क्या होगा यार, इतना भी वो सही नहीं है ना सर यार, इतना भी बिल्कुल बच्चों को अपने उसमें रखे रहना। कैसे हो यार ज़रा यार, आप अजीब से यार। चलो देखो, as observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression, सही मायने में पता चल रहा है elevation क्या होता है। The angle of depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, 30 या 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अभी जनरल नॉलेज काम करेगा सर यहाँ पे हमारा, कि 30 कौन बना रहा है और इसमें से 45 या जो भी है वो कौन बना रहा है। अब आप खुद सोचिए इनमें से कौन सा है। जनरल नॉलेज लगाना प्लीज़, क्योंकि जब ये एक सोचो एक ही इंसान है, आगे को जब भी जाता है तो इसका एंगल बढ़ता रहेगा नहीं रहेगा, तो जरूर ये 30 होगा 40, ये होता है जनरल नॉलेज। जरूर ये वाला 30 रहा होगा, और जब ये आगे आगे बढ़ता रहेगा तो क्योंकि देख सेम जगह को रहा है, वो सेम जगह को रहा है, तो ऑब्जर्वेशन आसानी से हो जाता है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग आप स्कूल की देख रहे हो, आप दूर से देख रहे हो, जैसे जैसे आप बिल्डिंग की जड़ पे पहुंचते रह रहे हो, आपको अपनी आंखें ऐसी करती रहनी पड़ेगी, एंगल बढ़ाते रहना पड़ेगा। बिल्कुल जड़ पे पहुंच जाओगे तो 90 डिग्री करना पड़ेगा एंगल अपना। ये चीज़ मैं जब फिजिक्स में डिस्कस करता हूँ 11th में आपके साथ, तब भी मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ असल में। बोले कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज x, फॉर एग्जांपल दिस इज y। तो तुरंत समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू 75 है। क्यों? क्योंकि चलो करके देखते हैं। समझ गए आप भी क्यों ऐसे समझे डायरेक्टली? हाँ सर समझ गए, आप ही नहीं हो इतने तेज, हमें भी बहुत कुछ आता है, हम तो चेक करने आ रखे हैं आपको आता है कि नहीं आता। इन ट्रायंगल, मिट जाना भाई प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बड़ा जिद्दी है यार ये सच में यार। अभी भी नहीं देखना अब क्या हुआ। इन ट्रायंगल ए S1B आप आसानी से समझ सकते हो कि टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री जो है that is simply equal to the height of the lighthouse divided by the distance between the base of the foot of the lighthouse to the first ship, यानी y I have supposed it y 70, इसका आंसर 1 होता है। 1 is equal to 75 divided by y and this is giving us y is equal to 75 meters। तो y बराबर कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 75 मीटर आ गया। रख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। मैंने पहले ही आपको कहा था क्योंकि 45 मीटर तो दोनों सेम ही होंगे ना, परपेंडिकुलर बेस। इन ट्रायंगल AS2B पे अगर हम बात करें तो हमें समझ में आएगा टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री सिंपली इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय BS2। और आप समझ सकते हो कि AB तो 75 गिवन है, लेकिन BS2 अगर आपको निकालना है तो इट विल बी x प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई 1 जार x प्लस वाई बराबर 75√3। थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट मारा हल्का सा, और उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, कोई बड़ा भारी नहीं है, क्योंकि 1030 वॉज इक्वल टू 1/√3 ना, तो √3 को इससे मल्टीप्लाई और इसको उधर भेज दिया। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 वी नीड टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल y, तो मिल रखा है, x में निकालना है, मिल रखा है। हम बोलेंगे x प्लस y की वैल्यू 75 रख देंगे, 75√3 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75। फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1 डियर एंड दैट इज इक्वल टू मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ आ गई। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या सभी को क्लियर है ये चीज़? हेलो हेलो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। तो इस तरीके से आप देखेंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स हमें निकालना था, दैट वाज x एज वी हैव अज्यूम्ड एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, a 1.2 meter tall girl क्या लिखा हुआ, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind on a horizontal line। ये क्वेश्चन वैसा है जैसा सैंपल पेपर में था इस बार भी बैलून ही था या काइट था, कुछ तो था। देखते हैं क्या उतना लेवल का है क्वेश्चन। नहीं, इवन ये उतना भी नहीं है, मतलब अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसमें, क्योंकि ना इसमें ऐसे क्लाउड है, क्लाउड इसे स्पीड से भाग रहा है बोलते हैं, तो जानबूझ के कुछ डेटा दे रहे होते हैं वहाँ से। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे ऐसा क्वेश्चन। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग। देखो जैसे ये दिखाने की कोशिश की गई है, एक गर्ल है, उसकी मम्मी है बगल में, तो इसकी आंखों से दिखा रहे हैं। अब हमें कोई मतलब नहीं कि इसकी हाइट जो यहाँ पर दे रही है 1.2 मीटर, अगर आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है जूम करा करो, ये 1.2 मीटर है क्योंकि हाइट है, बाकी उसकी आंखें वहीं से दिख रही है जहाँ से देख रही है। इसने ऑब्जर्व किया कि 88.2 मीटर की हाइट में बलून उड़ रहा है। ठीक है, ग्राउंड से
अब देखा जाए तो उसने ग्राउंड से ऑब्जर्व किया, इसने गलत दिखा रखा फिगर में। अगर हम सही मायनों में देखें तो ये ग्राउंड से, यानी ग्राउंड तो नीचे है, फिर ग्राउंड से यानी कि दिस डिस्टेंस इज दिस मच, यानी कि अगर आप सिर्फ चाहते हो कि मुझे इतना ही डिस्टेंस लिखना पड़े, इतना ही लिखना पड़े अगर आप चाहते हो, तो यू नीड टू सबट्रैक्ट द हाइट ऑफ द गर्ल ऑल्सो। 1.2, 8 में से 2 में से 2 गया 0, 88 में से बन गया 87, 87.0 मीटर ये हाइट होगी अभी सही मायनों में जो हमें काम पे लेनी है, क्योंकि हमें उसकी आंखों से वाली जो हाइट है वो ध्यान में लेकर काम करना है। यानी अगर आप देखें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस वाली हाइट, इस वाले बेस से होकर चलना है, ग्राउंड से लेकर नहीं। ऑल्दो उसने बलून की हाइट ग्राउंड से दे रखी है, तो हमने निकाल दी बलून की हाइट इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो हमारे काम की है वो 87 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। स्टार्टिंग में जब हमने देखा, ऑब्जर्व किया, हमने पाया कि जो ये एंगल बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है किसी इंस्टेंट इस पर। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, क्योंकि बलून क्या होता है, बलून मूव कर रहा है विंड के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी साथ सीधे सीधे जा रहा है। तो उस देखा थोड़ी देर बाद एंगल 30 डिग्री हो गया, और समझ में आता है कि बलून का एंगल 30 डिग्री समझ में आ रहा है, क्योंकि जब वहाँ जाएगा उसी चीज़ को देखना है। तो बेसिकली अब आप समझ पा रहे होंगे। अब वैसे भी समझ सकते हो कि जब पास था तो ज़्यादा एंगल था, दूर हो गया तो कम एंगल पे देखा जा रहा है। तो ये एंगल, ये वाला दिस मच एंगल इज 30 डिग्री बेसिकली। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस मच, ये डिस्टेंस कितना है। तो वी विल डू द सेम थिंग अगेन। हम इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको सी बोल देंगे, इस पॉइंट को डी बोल देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को चलो एक बारी के लिए ई बोल दो। तो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे होंगे। आप बोलोगे इन ट्राइंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल किस में, ए बी सी में। आप ट्राइंगल ए बी सी को ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे, आप ट्राइंगल ए बी सी को अगर देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें ए सी हमारे लिए नोन है और ये चीज़ हमें नोन नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए मैं एक्स कह लेता हूँ, वो सॉरी एक्स तो मैं उसे कह चुका हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए वाई कह लेता हूँ। तो आई कैन सिंपली से कि दिस मच हाइट जो कि 87 है डिवाइड अपॉन में वाई, 87 अपॉन वाई बराबर टेंजेंट ऑफ कितना, टेंजेंट ऑफ 60, क्योंकि पास में है तो ज़्यादा एंगल पे देख रही है, 1060, ठीक है। यस 1060 कितना हो गया, √3, और वो y एक बार के लिए इधर ले आओ तो 87 के बराबर हो गया। तो y बराबर 87/√3 डायरेक्टली निकल गया। तो एक वैल्यू तो हमारे पास निकल गई। इफ़ यू वांट देन यू कैन डू द रैशनलाइजेशन, लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है क्योंकि स्पेशली हमें x को फाइंड आउट करना है, उसी पे काम करेंगे जो करना होगा। अब दूसरे ट्राइंगल पे आएंगे, इन ट्राइंगल BED। अगर ट्राइंगल BED पे हम फोकस करें तो हम देखेंगे कि टेंजेंट ऑफ, इस बारी में एंगल कम हो गया 30 डिग्री, बराबर हो जाएगा हाइट कितनी है 87 डिवाइडेड बाय आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का पूरा देखना पड़ेगा, विच इज x प्लस वाई, नॉट ओनली x। थोड़ा ध्यान से प्लीज, राइट एंगल किस पे बन रहा है, राइट एंगल सिर्फ यहीं तक नहीं है, पूरा है, BE वाला पूरा हाइपोटेनस है, तो BED पूरा है। और ये बात बिल्कुल ध्यान दो इसमें, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है, लड़की की हाइट दे रखी थी, तो चाहते हैं कि लड़की की हाइट को आप हटा दो, उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें उसकी आंखों से मतलब है। आंखें मतलब कि ऊपर, आप समझ गए, आंखें मतलब उसकी टोटल हाइट मान लो ऊपर तक का, तो इसलिए आंखों से लेकर चलना है। इसलिए हमें बलून की जो हाइट 88 दे रखी है उसे घटाना चाहिए, तभी मैंने 87 पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। चूहा है क्या, चूहे भी होते हैं यहाँ, चलो ठीक है। देखो तो कुल मिलाकर 1030 बराबर हो गया 1/√3 बराबर का 87 डिवाइडेड बाय 87। अरे वाह यार, आज गणेश जी का, ओ आज वो था ना, आज गणेश जी का वो यार, चूहे दिख रहे, बताओ मुझे, वाह यार आशीर्वाद मिलने में लगा भाई मुझे, फ्रॉम 1 to। गणेश जी इन लोगों के अच्छे रिजल्ट निकलवा दो, मतलब वो कर दो इनका कुछ जितने चाह रहे परसेंटेज। क्या क्या, ओ गणेश जी बोल रहे मेहनत करेंगे तभी आएंगे नंबर, इसमें भाईचारा नहीं चलेगा। ठीक है गणेश जी, सही बात है यार। तो आप लोगों ने शायद सुन लिया होगा कि भाईचारा नहीं चलेगा, आपको वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करोगे तो ही आपके नंबर आएंगे। देखो x प्लस वाई कितना है 87/√3, अगेन 87√3 यहाँ पर है, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस 87 डिवाइडेड बाई √3। तो वी कैन सिंपली से कि 87 को हम कॉमन ले सकते हैं, इनसाइड द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद √3 1 माइनस √। तो ये हो जाएगा x बराबर √3 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। तो x बराबर हो जाएगा 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। एक काम कर सकते हो इफ़ यू वांट, तो आप रैशनलाइज कर दो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 बनेगा, इसको 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 में 27 बार काटेगा, तो यहाँ 29 2 कितना होता है 58 58√3। तो x बराबर मेरे हिसाब से 58√3 आ रहा है।
ठीक है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कैलकुलेशन को। 58√3 मीटर मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर कोई और पूछ रहा होगा कुछ और चीज़ें तो वाई पूछा है तो वाई को भी आप चाहो तो रेशनलाइज कर दो। 3 दूनी 6 और 2 बचेगा 3 में 7 29√3 वाई आ रहा है। ठीक है, 29√3 वाई आ रहा है और 58√3 एक्स आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो एक्स है वो 2 गुना है वाई का, यानी इसका 2 गुना डिस्टेंस है वाई का। ऐसा भी आ सकता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, कुछ भी जो उनका मन है पूछ सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, हाँ तो माय डियर आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये फील करवाने के लिए कि ग्राउंड लेवल है, इन्होंने हाँ लोगों को भी चला रखा है, पेड़ भी लगा रखे हैं, बड़े वो हैं इंटेलिजेंट। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन खत्म नहीं होते क्या ये? कितनी एक्सरसाइज है मुझे आइडिया भी नहीं, मैं चाह रहा हूँ अब आ जाए थैंक यू लिखा हुआ, आ ही नहीं रहा तब से। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. ठीक है, let's see. A straight highway leads to the foot of tower. Straight highway है ये, ठीक है ना? Leads to the foot of the tower. अच्छा, ये हाईवे है, यहाँ के रास्ते में मान लो कि एक टावर है. This is what a tower. ये एक टावर है, घंटा घर है ये. Tower observes a car. A man standing at the top of the tower. अच्छा जी, एक मनुष्य बैठा है यहाँ पर, ठीक है, ये बैठ के यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर बैठा हुआ, ऐसे करके देखने में लगा हुआ, ऐसे करके। क्या यार, कैसे कैसे लोग हैं यार बताओ। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. ये एक ऑब्जर्व करता है कार को, ये कार आ रही है, नहीं ये तो होंगे बाइक हो गई। अच्छा, तो कुल मिलाकर के देखो, अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये उसकी बेसिकली वो है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है। डिप्रेशन का मतलब है नीचे देखता है कोई इंसान, तो वो नीचे की तरफ देखेगा। जैसे ही वो नीचे की तरफ ऑब्जर्व करता है, कार पे एंगल ऑफ डिप्रेशन देता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो उसका एंगल बना, दिस एंगल इज 30 डिग्री। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन ने कहा कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री है, यानी कि कह रहे कि ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल। मुझे पीछे इसलिए जाना पड़ता है ना यार, मुझे दिखता नहीं, चमकता है, ठीक है, इसलिए कभी मैं बाहर भी हो जाता हूँ फ्रेम से। At the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower. यानी कि सही बात है यार, मैं तो ऐसे कर रहा है, मुझे कार बनानी नहीं आती होगी, आती है भाई मुझे कार बनानी। ये ला, ये सर इतनी ही आती है तो कार को रोड पे चलाओ ना, कहाँ चला रहे हैं बाहर पे, ठीक है, मतलब मान लो यार जैसी तैसी जो भी है मेरी कार है, ठीक है, तो ये कार इधर को जा रही है, अप्रोच कर रही है किसकी तरफ, उसकी तरफ, टावर के फुट की तरफ। Which is approaching a foot of the tower with a uniform speed. भाई अगली बार कभी नहीं आऊँगा उसमें, मैं इस वाले उसमें, वैसे आया मैं पहले भी हूँ। 4 घंटे का ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लिया था मैंने, यहीं तो लिया था, उसमें फील नहीं हुआ यार। आज क्यों फील हो रहा इतना, आज लंच करके आया तब तो नहीं हो रहा कहीं। अच्छा, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से इसको अप्रोच कर रहा है। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. थोड़ा 6 सेकंड बाद क्या गया, हमने क्या देखा कि जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री हो गया, यानी कि अभी यहाँ कहीं वो पहुंचा होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया, यानी कि दिस एंगल इज 60 डिग्री। आप समझ भी पा रहे हो कि सही बात है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एंगल कहीं ना कहीं बढ़ा है। अगर वो 30 है तो ये 60 हो गया, अगर पूरा यहाँ आता तो 90 हो जाएगा। हाँ सही जा रहा है, एंगल सही बढ़ रहा है, सही बढ़ रहा है, एंगल 60 डिग्री हो गया। इस जगह पे आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है आपकी बारी में, और ये जो घटना घटित हुई है ये मात्र 6 सेकंड के अंदर अंदर ऐसा कुछ हो गया कारनामे, यानी सिर्फ 6 सेकंड का अंतर हुआ था। इस दूरी को चलने में सिर्फ 6 सेकंड का समय लगा था। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. From this point, इस पॉइंट से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा उसे, बेसिकली वी नीड टू फाइंड दिस। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन को रीड करूंगा ताकि मैं खुद में कंफर्म हो सकूं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोच 30 डिग्री, ठीक है, व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है, यानी स्पीड बदलेगी नहीं बार बार। 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री मिला, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस पॉइंट मतलब ये बाद वाले पॉइंट से, ठीक है। चलिए देखिए अब समझते हैं होता क्या है। आपको अगर आप देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, आप देखोगे कि ये वाले में अगर कुछ नामकरण मैं करना चाहूँ इसका, ये हो जाएगा ए, इसको बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ, इसको डी बोल देता हूँ। आप देख सकते हो कि जो ये अगर मैं बोल दूँ इसे एक्स, तो बेसिकली एंगल एक्स ए वाई जो है, एक्स ए बी जो है, एक्स ए बी बराबर होगा ए बी डी के बराबर। क्या आप समझ पाते हो कि ये चीज़ 30 डिग्री होनी चाहिए, ये 30 डिग्री होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि z बन रहा है। इवन मुझे ना एक काम करना चाहिए, कलर सेम रखना चाहिए ताकि आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। 30 डिग्री वाइट कलर वाला वाइट कलर की तरह लग रहा होगा आपको, z बन रहा है। सिमिलरली जो अब z बन रहा है, हाँ 30 ठीक है, जो अब z बन रहा है वो 60 डिग्री का, यानी कि दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री,
दिस एंगल मस्ट बी 60 डिग्री ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, ये z बन रहा है 60 डिग्री पे। नाउ व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं अपना काम, पहले ट्राइंगल का वो काम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं करना क्या है। इन ट्राइंगल अगर आप ABD पे ऑब्जर्व करोगे, इन ट्राइंगल ABD टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय BD, ठीक है। फिलहाल इतना समझ में आता है कि 1/√3 इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय BD, फिलहाल इतना समझ में हमें आ रहा है, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। AD की बात हमें कुछ देर की थी क्या, हमें बोला था स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स द रेक्टेंगुलर डिवीजन ऑफ व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, द 6 सेकंड द डिवीजन ऑफ द फाइंड द टाइम टेकन। हमें भाई ये भी नहीं दे रखा इन लोगों ने, तो बड़े अजीब से लोग हैं यार, कुछ तो दे देते हैं, ये भी नहीं दे रखा मुझे तो इन्होंने। H/BD, BD मुझे नहीं पता, चलो BD को फिलहाल के लिए BD ही बोल देता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है कि BD बराबर H√3 है, फिलहाल के लिए मुझे समझ में आ रहा है, इससे ज़्यादा मुझे समझ आ ही नहीं पा रहा कुछ। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, दूसरे ट्राइंगल पे भी काम करता हूँ, फिर मैं सोचना चालू करूँगा। मुझे दिख रहा है ACD ट्राइंगल ACD पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे पता चलेगा टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, यानी टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री का रिलेशन बन रहा है। दिस इज व्हाट, H डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस जो कि CD है, H/CD, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू H/CD। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं H बराबर √3 CD टाइप का कुछ फिलहाल समझ में आया, ठीक है। फिलहाल मुझे ये समझ में आया, दो इक्वेशंस बनी है, इनसे मैं कुछ खास कर नहीं सकता हूँ क्योंकि BD CD बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। अब मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। इसने बोला था कि 6 सेकेंड लगते हैं इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। अगर हम इसकी स्पीड को कुछ एज्यूम कर लें, जैसे अब एक बारी के लिए अपना अपना स्टाइल होता है करने का, मैं एक बार अपने स्टाइल में कुछ करना चाहता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये x मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये गाड़ी चल रही है, यानी 1 सेकंड में ये x मीटर की दूरी तय करती है। क्या मतलब समझ में आया सर, 1 सेकंड में ये x मीटर की दूरी तय करती है। जैसे कोई 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसका मतलब हर एक सेकंड में वो 5 मीटर दूरी चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन से, यानी हर एक सेकंड में 5 ही मीटर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर उसने 6 सेकंड में यहाँ पहुँचा है, तो 1 सेकंड में इतना, तो 6 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्या वो 6x मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि दिस इज अबाउट द डिस्टेंस एंड दिस इज द टाइम टेकन है। तो 1 सेकंड में अगर वो x मीटर चलता है तो 6 सेकंड में वो 6x मीटर चलेगा। तो कांट ही जस्ट से कि दिस डिस्टेंस शुड बी ऑफ 6x मीटर, ये डिस्टेंस को मैंने 6x मीटर कह दिया, गलती बिल्कुल नहीं है। अब क्या होना है कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है, या फिर मुझे पता लगाना क्या है, मुझे लगाना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में उसने t सेकंड का समय वो लेती है, यहाँ से यहाँ जाने में अगर वो t सेकंड का समय लेती है, अगर वो 1 सेकंड में x मीटर चलता है तो t सेकंड में कितना मीटर चलेगा, t सेकंड में वो t इंटू x मीटर चलेगी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर वो 1 सेकंड में x मीटर चलती है, 2 सेकंड में 2x, 3 सेकंड में 3x, 4 सेकंड में 4x, t सेकंड में tx मीटर चलेगी। इसका मतलब दिस डिस्टेंस शुड बी ऑफ tx मीटर, ये tx मीटर डिस्टेंस होगा जो यहाँ से यहाँ तक का था। यानी अब जो यहाँ पे अननोन्स थे उन्हें हम सेटल कर सकते हैं, क्योंकि BD अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि BD बराबर है BC प्लस CD, और BC का मतलब कितना है 6x, और इसका मतलब कितना है tx, ठीक है। इन वैल्यूज को आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो इसका मतलब इन प्लेस ऑफ BD आई कैन सिंपली राइट 6x प्लस व्हाट tx, ठीक है, बराबर H√3। ऑल्दो हमारे पास बहुत सारा रायता फैला पड़ा हुआ कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स अभी तक फिलहाल यहाँ दिख रहे हैं, और सेम काम एक बार इसमें भी करते हैं। CD को हम लिखते हैं, CD को हमने क्या समझा, CD हमारे पास जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज tx डिस्टेंस, tx। फिलहाल इतने सारे कैलकुलेशन है, मतलब जो कि बहुत छोटा सा ही है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक बारी मैं इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो इसको नहीं कह रहा हूँ, वो ठीक मेरे काम का, क्योंकि मॉडिफाइड वर्जन ये है। अब मैं सोचता हूँ कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, हमें t निकालना था अल्टीमेटली, ठीक है। तो ट्राई टू डू दिस, देखते हैं। इस h को उठा के एक बार यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ 6x प्लस t है, सबसे पहले x कॉमन लेकर 6 प्लस t हम इसे एटलीस्ट कह सकते हैं, ये वाली चीज़ को। उसके बाद H√3 है, H√3 में h के प्लेस पे सारा डाल रहा हूँ, h के प्लेस पे सारा डाल रहा हूँ। क्या है h के प्लेस पे, √3 इंटू tx, ये हो गया h, ये मैंने लिखा सिर्फ h की वैल्यू को, और मल्टीप्लाइंग बाई √3। देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। x रहा, 6 प्लस t रहा, √3 इंटू √3 3 हो गया, और ये tx हो गया। बहुत बढ़िया प्रणव, बहुत बढ़िया। x ने x को काट दिया, 6 प्लस t बराबर 3t, 6 बराबर 2t, t बराबर 3 सेकेंड्स। पता नहीं आंसर जो भी होगा,
पता नहीं, आई एम नॉट श्योर आंसर क्या है वैसे, लेकिन मैं पता देख लेते हैं फिर भी, मतलब मेरा कैलकुलेशन सही है और मतलब ठीक भी आया। ये क्वेश्चन का मुझे क्या है ना कि मेरे हाफ ईयरली में आया था एक बार ये क्वेश्चन, इसलिए मुझे उतना ही याद है कि मेरे हाफ ईयरली में आया था ऐसा कुछ, लेकिन उन दिनों मैं इतना दिमाग नहीं लगाता था, अभी मैंने लगाया है थोड़ा बहुत वैसे देखा जाए तो। और देखो वेरिएबल्स बन रहे थे ना, मैं इसी सोच में था कि कुछ ऐसा हो जाए कि कट फिट हो जाए, हो गई कट फिट, ठीक है कट फिट हो गई। एक्स जीरो तो हो नहीं सकता ना यार, एक्स जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि गाड़ी चल रही है, इसलिए मैं कैंसिल कर सकता हूँ। जो बच्चे अगर थोड़ा दिमाग लगा के सोचते हो इस बात को तो उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इस बात को कि एक्स जीरो क्योंकि हो नहीं सकता इसलिए वी कैन कैंसिल एक्स। तो फिलहाल एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ अपनी पूरी कहानी को। तो अब इनसे पूछा था फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द, हमने टी सेकंड्स माना था और टी का आंसर हमारा 3 सेकंड आ गया, तो 3 सेकंड लेंगे। मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा से, पहले मैं क्वेश्चन खुद पढ़ लेता हूँ उसके बाद रिपीट करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। असल में क्या है कि एक बंदा यहाँ बैठा हुआ, ये नीचे से गाड़ियों को आते जाते देखता रहता है, ठीक है ना, छुट्टी है इनकी तो ये ऐसे ही कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑब्जर्व किया गाड़ी यहाँ पर 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बन रहा है, तो ये 30 से हमें कुल मिला के समझ में आ रहा है 30। इन्होंने देखा 6 सेकंड बाद गाड़ी यहाँ पहुँच गई, तो एंगल अब उन्हें 60 डिग्री पे देखना पड़ रहा है। तो कुल मिला के 6 सेकंड का समय लगा यहाँ से यहाँ आने में। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से अब यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा जबकि गाड़ी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। तो मैंने क्या किया, जो अभी तक काम किए थे ट्राइंगल्स जो दिख रहे थे उन पे काम करना चालू किया जनरल ऑब्जर्वेशन से। फिर मुझे समझ में आया कि स्पीड वगैरह की बात चली, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि x मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो जा रहा था, मतलब आई एम सॉरी, मतलब 1 सेकंड में वो x मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। अगर वो 1 सेकंड में x मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर 1 सेकंड में x मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? बहुत ऑब्वियस है, 1 सेकंड में x मीटर चलता है, 6 सेकंड में 6x मीटर चलेगा, तो ये डिस्टेंस हमें समझ में आ गया 6x है। सिमिलरली यहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा? मान लेते हैं t सेकंड लगेंगे। अरे 1 सेकंड में अगर वो x मीटर चलता है तो t सेकंड में वो tx मीटर चलेगा, तो tx डिस्टेंस हो गया। इन वैल्यूज़ को bd को मैंने 6x प्लस tx को यहाँ पर रखा, और सिमिलरली जो cd वगैरह होगा उसको tx करके कुछ यहाँ कहीं लिखा था, cd को tx टाइप से लिखा। इन दो इक्वेशंस को मैंने आपस में सॉल्व करने के लिए मर्ज करने की कोशिश की। शुरुआत में डर जरूर था कि 3 वेरिएबल से 2 इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अब क्या करें, मतलब बोलते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वैसे आप एक काम और कर सकते थे, आप tx को डायरेक्टली उठा के h/√3 यहाँ डाल सकते थे, डायरेक्टली tx को डायरेक्टली उठा सकते थे ना h/√3, लेकिन उसमें फिर h x वगैरह वगैरह निकलते पहले। लेकिन हमने भी बेहतर काम किया क्योंकि हमने क्या किया, इसमें x कॉमन लिया, 6 + t अंदर बचा बराबर √3 के मल्टीप्लाई में h था, h की सारी वैल्यू डाल दी हमने ये वाली एग्जैक्टली। उसमें हमने थोड़ा सा x 6 + t करा, √3 3 हो गया, tx हुआ, x कट गया बहुत सुंदर तरीके से। उसके बाद 6 + t बराबर 3t बचा, 3t में से t गया 2t हो गया, 6 बराबर 2t और t बराबर 6/2 यानी कि 3 सेकंड्स। तो हमें क्लैरिटी है कि यहाँ से आने में से 3 सेकंड लगे और यहाँ से आने में से 6 सेकंड लगे थे। और आप जो कुछ आप पूछना चाहते हैं आप बता सकते हो, जो भी ये पूछेंगे आपसे, ठीक। 6 सेकंड लगे, यहाँ से आने में 3 सेकंड लगे। कुछ बन रहा है लॉजिक, कुछ सोच पा रहे हैं हम क्या इस बारे में? 6 सेकंड में इसने एंगल को 30 किया, अगले 3 सेकंड में इसने एंगल 60 किया। सोचो जरा, इस पे दिमाग लगाओ जरा। ओ भाई नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ऐसा मत बोलो यार। मतलब क्या ऐसा था कि एक ही एक्सरसाइज है? खुशी भी हो रही है, अंदर से लड्डू भी फूट रहे मेरे मन में। अच्छा सर बच्चे बोल लेंगे यार सर आपको क्यों फूट रहे मन में लड्डू, यार आपका क्या है? हाँ बात तो सही है आपकी, मेरा क्या है, थकान तो मुझे लगती ही नहीं, आदि मानव हूँ ना मैं, हड़प्पा सभ्यता के टाइम से, ठीक है। थोड़ा अच्छा सा फील हुआ वैसे यार, है ना? आपको भी लग रहा थोड़ा अच्छा सा? बहुत बढ़िया। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी ही एक्सरसाइज होगी इसमें, शायद सिंगल, मेरे ख्याल से हमने एक ही एक्सरसाइज की, और मुझे लिटरली इतना तो था मन में कि कम से कम 2 है, इतना तो था मुझे एटलीस्ट। एक्चुअली क्या है, मैं 11th के अभी अपना जो मैथ्स का है वो पोर्शन भी खत्म कर रहा था, ट्रिग्नोमेट्री वाला, और मेरे समझ नहीं आ रहा कि किस में कितनी एक्सरसाइज है थोड़ा सा, इसलिए मुझे लगा इसमें कम से कम 2 तो होगी। चलो यार जो भी है, खैर सर कितना खुश हो रहे हैं आप पता नहीं यार, लेकिन जो भी है। असल में क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट कुछ नया था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन। लास्ट वाला क्वेश्चन फिर भी थोड़ा अच्छा लगा मुझे, बीच बीच में अच्छे थे वैसे, ऐसी बात नहीं है। फिर भी एक जैसे मोनोटोनस क्वेश्चन तो एनसीईआरटी डालती नहीं है, कुछ ना कुछ हर एक में सीखने को रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जब सिखाया होगा आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आई होंगी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
कोई बातें इधर उधर ऊपर नीचे अगर आपको लग गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि 9th चैप्टर भी आपका क्लियर हो चुका है। इससे पहले के सारे चैप्टर आपके क्लियर हो चुके हैं, 1st to 8th, और आज 9th भी आपका कंप्लीट हो गया। हर चैप्टर में हमने हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हुए ऐसे ही 1 शॉट लिया है, आप वो देख सकते हो। अब अगले क्वेश्चन चैप्टर्स में हम आएंगे 10th चैप्टर। वैसे तो मेरा मन कर रहा है अभी कवर कर लूँ उसे, देखता हूँ थोड़ा आधा 1 घंटे के ब्रेक के बाद 10th चैप्टर जो सर्कल्स है उसे मैं लूँगा। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सारे चैप्टर्स को आपके फिनिश करेंगे। जब एक बार ये काम हो जाएगा उसके बाद फिर मैं जैसे भी रिसेंटली आपको दिखा था कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैंने आकर 51 क्वेश्चंस लिए थे टोटल PYQs अच्छे से। ऐसे ही हम क्वेश्चंस लेंगे और ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उठाएं, PYQs उठाएं चैप्टर वाइज या प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ज़्यादा बेटर रहता है PYQs उठाओ क्योंकि वो एग्जाम में आए रहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि एग्जाम में आए तो अच्छा सोच समझ के आए रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम PYQ का सेट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो अगर यहाँ तक आपने देखा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में इसका ना वो करके डालो, क्या बोलते हैं उसे, एक नया सिस्टम है क्लिप बनाने का, क्लिप बना के डालो कि सर देखो हम यहाँ पर लास्ट तक टिके हुए थे। वो देखने में आता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि स्टूडेंट जो एफर्ट्स में डाला, एक चूहे राजा मूषक राजा भी यहीं पर बैठे हुए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो को, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अदर न्यू स्टूडेंट्स का शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। हेलो।